रीविजिटिंग हजरत मोहानी इन टुडेज इंडिया। तो ये टॉपिक भी खालिद भाई बड़ा कैची है, मतलब व्हाई वी नीड टू रीविजिट हजरत मोहानी एंड व्हाट इज सिग्निफिकेंस फॉर रीविजिटिंग दिस टाइटल स्पेशली। जी जी। Because Hazrat Mohani holds a considerable place in Indian history. In fact, from the politics, from literary spheres, Urdu poetry. His life, his works are such that it must be known to the present generation as to how a feeble and weak man can create a place in the history by his hard work, by sheer determination. And in such feeble circumstances in which he rose, there is a lesson for each and every young man here today. आज के दिन, आज तारीख में उनकी शख्सियत, उनकी पर्सनालिटी और उनके काम से हम नौजवानों को बहुत सबक मिलता है। और हमारा आज का जो मौजू है उसकी रिविजिटिंग, वो इसी मौजू में हमने उसी वजह से रखा है कि इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग हिज शायरी, बिकॉज हिज पोएट्री इज अवेलेबल ऑल ओवर द इंटरनेट and a lot of books are there where you can go through his poetry and his articles or his journalism, etc. But his personality and his contribution, his sacrifices are hidden. So खालिद भाई, एक इतने सारे शेड्स हैं एक आदमी की पर्सनालिटी में। कम्युनिस्ट पार्टी से भी मंसूख रहे, कांग्रेस से भी मंसूख रहे, पॉलिटिक्स में एक बड़ा स्फेयर और बड़ी खिदमात उनकी रही, और उसके साथ साथ पोइट्री तो उनका काम चलता ही रहा। फिर तसव्वुफ से भी एक खासा सा ताल्लुक था। एक जैसे वो शेर लाइन है, बड़ी दरगाह का साइल हूँ हसरत, जी जी, बड़ी दरगाह का साइल हूँ हसरत, बड़ी उम्मीद है मेरी बड़ा दिल। तो अच्छा, फिर श्री कृष्ण वाली भी जो उनकी अकीदत में एक पोइट्रीज लिखी हैं, वो भी अपने आप में एक बड़ी नुमाया है। तो एक एक करके हम इन सब टॉपिक्स पे आएंगे, लेकिन अब सबसे पहले हम मोहान पे चलते हैं खालिद भाई, क्योंकि बहुत सारे लोग वाकिफ नहीं होंगे कि मोहान कहाँ पे है और ये मोहानी लफ्ज कैसे आया। अच्छा, हसरत मोहानी तो बड़ा मशहूर है, लेकिन इनका नाम क्या था? बहुत सारे लोग इनका नाम नहीं जानते हैं, नाम से वाकिफियत नहीं है लोगों की। तो इन सब पहलू से शुरू करते हैं खालिद भाई, थोड़ा मोहान का तारुफ कराएं। जी, एक्चुअली मोहान जो है ये जिला उन्नाव का एक हिस्सा है, बहुत कदीम और पुराना कस्बा है। और इसके बड़ी दिलचस्प हिस्ट्री है कि जो इनके जद्द अमजद थे, द फोरमोस्ट एंसेस्टर ऑफ हजरत मोहानी हु केम टू इंडिया, एक्चुअली ही केम फ्रॉम मशहद, फ्रॉम ईरान, इन ईरान। ईरान में मशहद से एक साहब आए, उनका नाम था सैयद महमूद मशहदी। तो जहाँ के वो रहने वाले थे उस जगह का नाम भी मोहन या महान था। मशहद में कोई कस्बा या गांव ऐसा था जिसका नाम महान या मोहान। तो 611 हिजरी में वो यहाँ उन्होंने चंगेज खां के हमले से कुछ कबल कमर बांधी और वो हिंदुस्तान तशरीफ लाए। और ये मोहान जो है ये जिला उन्नाव में है, लखनऊ से ज्यादा करीब है, उन्नाव हेडक्वार्टर से थोड़ा दूर है। और अवध के कस्बात में नहायत मुमताज, मशहूर, प्रोमिनेंट कस्बा रहा है, जो अपने हकीमों के लिए, अपने किस्सा गों के लिए, शुअरा के लिए हमेशा मशहूर रहा। तो जब वो सैयद महमूद साहब यहाँ आए तो उन्होंने ये सई नदी के किनारे आबाद, इस पर एक बड़ा अच्छा पुल भी बना हुआ है, राजा नवल राय ने यहाँ पर एक पुल बनवाया था, वो ब्रिज भी यहाँ बना। तो ये मोहान में उन्होंने आने के बाद उन्होंने इस कस्बे का नाम जो है वो मोहान रखा। अब वो महान रखा या मोहन रखा, लेकिन वो अब वो बोलते बोलते मोहान हो गया। तो ये अपने आप जी जी, वो जो इनका मशहद में जो था मोहान, उसी निस्बत से इन्होंने यहाँ पर एक कस्बा आबाद किया और यहाँ पर वो रहे। तो ये रिजवी सादात का एक घराना है जो मशहद से आया था। फिर आपकी 16वीं या 15वीं पुश्त में 12th सेंचुरी में एक बुजुर्ग हुए हैं सैयद वजीउद्दीन। तो सैयद वजीउद्दीन साहब जो थे वो दिल्ली में आपने सुना होगा मशहूर खानकाह है सैयद हसन रसूल नुमा रहमतुल्लाह जी, उनके मुरीद थे सैयद वजीउद्दीन साहब। तो सैयद वजीउद्दीन उनके मुरीद थे, शागिर्द थे, और उनका उर्स अभी भी वहां पर होता है। तो हसन मोहानी साहब ने अपनी जो विल बनाई थी ना, अपने जो जायदाद का तरका जो तक बाद में दिया, तो उसमें एक हिस्सा उनके उर्स और उसके इंतजाम के लिए उन्होंने वक्फ कर दिया। तो इनके बुजुर्गों के यहाँ जमींदारियां थी अपने वक्त में, लेकिन वो जब हसन मोहानी पैदा हुए हैं तो उस वक्त जमींदारियों के वो जो उसको कहते हैं हमारे यहाँ पेटी लैंडलॉर्ड, तो एक बहुत छोटी सी जमींदारी इनके पास बची हुई।
और आपके वालिद जो थे सैयद अजहर हसन, उन्होंने एक शादी जो की थी वो फतेहपुर में की थी। फतेहपुर जो कानपुर और इलाहाबाद के बीच में एक जिला है, फतेहपुर हसवा। फतेहपुर हसवा, वहां पर उन्होंने एक शादी की थी। तो उस खातून की तरफ से उस लेडी को अपने मायके से 3 गांव इनको मिल गए। असद मोहानी के वालिद को अपनी उन खातून की तरफ से 3 गांव मिल गए थे। उन गांवों के इंतजाम और इंसलाम के सिलसिले में अक्सर ही वहां पर रहा करते थे। वो जगह कहलाती है खजुआ, जहाँ पर औरंगजेब और शुजा के बीच में बहुत बड़ी जंग भी हुई थी। ये वही खजुआ है, फतेहपुर से कुछ दूर है। तो उस जगह पर ये जाया आया करते थे। और हजरत मोहानी की पैदाइश जो है, उस खुद हजरत मोहानी की बेटी ने लिखा है कि उनको खुद भी नहीं मालूम था कि एक्चुअली उनकी ईयर ऑफ बर्थ एक्चुअल में क्या है। लेकिन हिजरी में 1295 है, तो अंदाजा ये है कि 1880 या 81 में किसी वक्त में ये कहीं 1875 लिखी है, कहीं 1878 लिखी है, कहीं 1880। हाँ वो गलत है, वो गलत है। 1875 तो सर्टेनली गलत है, लेकिन वो 1880 या 1881 में किसी वक्त उनकी पैदाइश हुई मोहान में। और इब्तदाई तालीम भी इन्होंने घर में ही हासिल की, जैसे वैसे उस वक्त का रवाज था कि अरबी, फारसी, उर्दू घर में ही पढ़ी जाती थी। और ये मोहान के बारे में जो आप बता रहे थे, एक इसके बारे में यहाँ इतने हकीम हुए थे कि इसको खित्ता यूनान भी कहा जाता था। मोहान खित्ता यूनान। खित्ता यूनान, ये एक अलग सा नाम कैसा था, मोहान खित्ता यूनान? मतलब ये यूनान का एक टुकड़ा है। यहाँ इतने फलसफी, इतने काबिल और हकीम लोग हुए हैं कि ये इसकी निस्बत जो है के लिहाज से यहाँ तिब से ताल्लुक वाले लोग गुजरे, जिसकी वजह से इसको जो है मोहान खित्ता यूनान के नाम से जो है दैट्स अ पार्ट। खासकर यहाँ हकीम जो थे अवध के जो नवाबीन गुजरे हैं, उनमें हुक्मा जितने गुजरे थे उस वक्त, उसमें ज्यादातर लोग यहाँ के थे। तो इसलिए हकीमों के लिए बहुत मशहूर था अपने वक्त। और यहाँ पर मतलब 52 मोहल्ले थे, 17-18 छोटे छोटे किले थे यहाँ। और आज वहां पर कुछ भी नहीं है। मतलब उस तारीख के उससे मुकाबला करें हम, तो अब मोहान में कुछ भी नहीं बचा उसको देखते हुए। अब एक रिच हेरिटेज, और मोहान की अपने आप में एक ईरान का कनेक्शन और एक पुरानी हिस्ट्री और एक हेरिटेज से ताल्लुक रहा है। जी 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 बिल्कुल। खालिद भाई, कई सारे लोग आपको सलाम अर्ज कर रहे हैं। कासिम भाई हैं, दानियाल भाई हैं, और काफी हजरात हैं जिन्होंने खासतौर से आपको सलाम अर्ज किया। वो आपकी इस गुफ्तगू को सुनने के लिए बहुत बेजार है। तो खालिद भाई आगे बढ़ते हैं। जी जी। तो ये कुछ आगे जाके इनका सिलसिला नस्ब इमाम अली मूसा रदियल्लाहु ताला अन्हु से, इमाम मूसा रज़ा, जी जी, रिजवी सादात जी, इसी तरह से रिजवी सादात के डिसेंडेंट्स में से हुए। खालिद भाई, अब इनके वालिदैन वगैरह का क्या थोड़ा सा मुख्तसर सा तज़किरा? जमींदार थे, दादा भी इनके आलिम थे और वो भी जमींदारियां थी उनके पास। तो वालिद साहब इनके फतेहपुर में ज्यादा रहा करते थे, आते जाते रहते थे। इसी सिलसिले में इनकी जब तालीम हो गई इनकी यहाँ मोहान में, तो इनको फतेहपुर हसवा में ही भेज दिया गया। तो फतेहपुर उस वक्त मौलाना ज़हूरुल इस्लाम साहब भी हुआ करते थे, फतेहपुरी, और बड़ी जय्यद आलिम और बहुत जलीलुल कद्र शख्सियत। उन्होंने वहाँ मदरसा इस्लामिया कायम किया 1893 में। तो फिर ये यहाँ से मतलब मोहान में ये इतने ज़हीन थे अपने वक्त में कि इनके एक उस्ताद थे लक्ष्मी नारायण जी। लक्ष्मी नारायण जी को ये अपनी बातें बताया करते थे। उस वक्त भी ये मतलब ये शायरों के जो अशार हैं उनकी शरह किया करते थे, उनसे जिक्र किया करते थे। वो उन्होंने आके कहा कि तो आपका बेटा जो है ये बड़ा ज़हीन है, या तो ये बहुत बड़ा बदमाश बनेगा अपने वक्त में, या ये बहुत बड़ा शायर और बहुत बड़ा इंसान बनेगा, क्योंकि ये बहुत शरारती भी है, शरारत भी बहुत करते थे। और उसका एक किस्सा ये है कि मोहान में जो एक पुल है, वहां पर एक छोटा सा कुब्बा बना हुआ है। उसमें कहा जाता था कि साहब यहाँ पर जो है जिन्नात बहुत रहते हैं, हॉन्टेड प्लेस है वो। तो खवातीन उस जमाने की जो होती थी वहाँ मिठाइयाँ, अगरबत्ती और ये सब जाके वो मगरिब के वक्त जो है जाके रख दिया करती थी। ये शाम को मगरिब के बाद अपने 4-5 दोस्तों के साथ जाते थे और वो सब मिठाइयाँ लेके आके सब लोग दोस्त बांट के उसको खाया करते थे। अगर कोई नहीं भी जाता था तो ये खुद चले जाते थे, बच्चे डरते थे। तो और घर में आके पूछते थे भाई मिठाई कहाँ मिली, तो कहने लगे वो फला जगह में मिलाद हुआ था, तो उनको मिठाई वहां से मिल गई है। तो लक्ष्मी नारायण जी ने इनका साथ दिया। यानी आप ये समझिए कि एक एंट्रेंस एग्जाम में इन्होंने कहा कि मैं 2 जगह से इम्तिहान में बैठूंगा। तो एक जलोतर एक जगह है, ये वहां पर गए, और एक मोहान, दोनों जगह से बैठ के इन्होंने दिया और दोनों जगह ये फर्स्ट आए। इसी तरह इन्होंने मिडिल में भी ये फर्स्ट इन्होंने टॉप किया और पूरा प्रोविंस टॉप किया इन्होंने हाई स्कूल में। तो इनको जी जी। फिर ये फतेहपुर जब गए तो इन्होंने फिर वहां पर मौलाना ज़हूरुल इस्लाम साहब से पढ़ा,
और नियाज फतेहपुरी जो बहुत मशहूर हमारे एडिटर रहे हैं निगार के, उनके वालिद साहब से इन्होंने फारसी पढ़ी वहाँ। अमीर मोहम्मद खान साहब नाम था, मौलाना वहीदुद्दीन थे, और मौलाना नूर मोहम्मद पंजाबी। मैं इन लोगों का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ये लोग भूल गए हैं इनको। ये सब बड़ी नंबर शख्सियात हैं, मौलाना नूर मोहम्मद, मौलाना ज़हूरुल इस्लाम और मौलाना अमीर मोहम्मद खान साहब, वहीदुद्दीन साहब, ये फतेहपुर के इनके सब उस्ताद असातिज़ा हैं। और यहाँ जो मोहान में थे उनमें सबसे प्रोमिनेंट एक बुलाकी मियाँ थे और एक लक्ष्मी नारायण भी थे, जिन्होंने हमको हमेशा साथ दिया। यानी इम्तिहान देने जहाँ जाते थे तो डोली में भी इनके साथ बैठ के वो जाते थे, लक्ष्मी नारायण जी। तो मोहान में इन्होंने फिर फतेहपुर हसवा से इन्होंने जब तालीम अपनी मुकम्मल की तो 1899 में, यानी 1899 में इन्होंने टॉप किया है फिर वहां पर। फिर ये मजीद तालीम के लिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी MAO कॉलेज जो था उस जमाने में, वहां गए और 1899 में ये अलीगढ़ में एडमिट हुए हैं। और इस तरह से 1894 में इन्होंने मिडिल किया पहले मोहान से, उसके बाद फतेहपुर पहुंचे। फतेहपुर में 1899 में इन्होंने अपना मेरे ख्याल से हाई स्कूल किया, हाई स्कूल 1899 तालीम के बाद फिर ये अलीगढ़ पहुंचे। फिर अलीगढ़ का दौर भी इनका काफी उथल पुथल का दौर रहा है। उस वक्त अलीगढ़ की अपनी सरगर्मियां थी, मेरे ख्याल से साहिबजादा आफ्ताब अहमद साहब, डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद साहब, ये सब उस वक्त ट्यूटर हुआ करते थे जब ये पहुंचे। और सर थियोडोर बेक उस टाइम MAO कॉलेज के प्रिंसिपल थे। तो उस दौर में इन्होंने वहां से फिर अपना मेरे ख्याल से SSC और ग्रेजुएशन वहां से, शौकत अली साहब वगैरह इनके क्लास फेलो थे उस वक्त, मौलाना शौकत अली साहब वगैरह उस वक्त में इनके क्लास फेलो थे। और वहां से ये अपना जो है ग्रेजुएशन, और आई थिंक आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन इन 1903, 1903 में इन्होंने किया है। उस दरमियान में ये 3 बार वहां से निकाले गए, 3 बार निकाले गए हैं। इनको इजाजत दी गई है कि भाई इम्तिहान में बैठने दिया जाए, तो उन्होंने इम्तिहान दिया और कामयाब हुए हैं। फिर उसी दरमियान में ये जो है पॉलिटिकल सरगर्मियों में मशगूल हो चुके थे। तो 1904 में इन्होंने कांग्रेस फिर ज्वाइन कर ली बाकायदा। और अलीगढ़ जब ये पहुंचे तो आपने सुना ही होगा कि ये बड़ी बरका पजामा, जी, वो अच्छा सा डिस्क्रिप्शन है, थोड़ा सा उस पे एलाबोरेट करें जी। तुर्की टोपी लगी हुई है और चश्मा और हाथ में पानदान। 21 से जब उतरे हैं तो सारे लड़कों ने पानदान, हाँ, तो वहां के लड़कों ने इनको नाम दे दिया खाला जान आ गए। तो इनको अरसे खाला जान कहा जाता रहा वहां। लेकिन बाद में इनके किरदार, इनकी मजबूती और इनकी काबिलियत से लोग बड़ा मुतासिर हुए और लोग फिर इनको बहुत अहमियत और इज्जत देते थे वहां पे, इनकी बात सुनते थे वहां। वो मजाक वाला दौर खत्म हो गया फिर इनका। तो उसी दौर में 1-2 बार इनको जब पनिशमेंट हुए तो हॉस्टल से भी निकाला गया, तो ये रसलगंज में जाके रहे। रसलगंज में रहे और बाद में इन्होंने जो अपना स्वदेशी स्टोर भी खोला था ना, वो भी रसलगंज में ही खोला। अच्छा, स्वदेशी स्टोर भी इन्होंने रसलगंज में ओपन किया अपना। तो खास तौर से अलीगढ़ में भी जो इनका एक बहुत अरसे के साथ पार्टिसिपेशन जो था, उससे जो है वहां के असातिज़ा और उनके ट्यूटर्स दे ऑल वेंट अगेंस्ट हिम, और दैट वाज लाइक अ पनिशमेंट। ही वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम द हॉस्टल और उसी दौर में जेल में भी जाना पड़ा। तो खैर, यहाँ से मुझे लगता है कि हजरत मोहानी की पर्सनालिटी में जो हमारा अगला सवाल है कि अलीगढ़ की तालीम के बाद एक पॉलिटिकल रंग भी दिखता है, और यहाँ से फिर बहुत एक्टिव मूवमेंट स्टार्ट होता है इनकी पॉलिटिकल लाइफ पे। तो उसको थोड़ा सा एलाबोरेट करें। जी, एक्चुअली क्या हुआ, ये कांग्रेस में शामिल हो गए 1904 में, और इसके बाद इन्होंने निकलते ही, जब इनका रिजल्ट नहीं आया तो इन्होंने डिक्लेरेशन दाखिल कर दिया कि मैं रिसाला निकालूंगा। उसका नाम उर्दू मुअल्लक़ है। तो वो रिसाला खालिस अदबी था, लेकिन उसके अंदर ये आर्टिकल्स, पॉलिटिकल आर्टिकल्स भी छापते थे। तो 1905-06 में इन्होंने एक आर्टिकल शाया किया उसमें, द एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश इन इजिप्ट। एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश इन इजिप्ट में, मिस्र में अंग्रेजों की तालीमी पॉलिसी क्या है। ये मजमून जो है अंग्रेजों को बहुत मतलब उनको तक ये बात पहुंचाई गई कि ये विशेष है, और कुछ अलीगढ़ के उनके दोस्तों के भी इसमें हाथ था कि कान भरे और कहा कि ये बहुत गलत है, ये शुरुआत हो रही है, ये अच्छी नहीं है। बहरहाल इनके ऊपर सेडिशन का इल्जाम लगा और फिर इनको उसी मजमून की खातिर जो है तो उसके एवज में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 2 साल के लिए कैद बाद मुशक्कत इनको सुनाई गई। अच्छा, ये मजमून, अब आप इनके किरदार की मजबूती देखें कि ये मजमून मौलाना इकबाल सुहेल ने लिखा, जो आजमगढ़ के मशहूर शायर गुजरे हैं, मौलाना इकबाल सुहेल साहब, उन्होंने ये मजमून लिखा था। और इस मजमून, वो जो उन्होंने मजमून लिखा था वो खुद 2 लोगों से सुन के लिखा था, जिसमें मौलवी अब्दुल हक साहब जो थे वो भी शामिल थे।
उनका उनका डिक्टेशन था, मौलाना इकबाल सुहेल साहब ने लिखा था और शाया किया हजरत मोहानी ने। हजरत मोहानी ने कभी नहीं बताया कि ये मजमून एक्चुअल में किसका लिखा हुआ है। और उन्होंने सऊबत बर्दाश्त की और इनको सी क्लास कैटेगरी में रखा गया और उनसे जो है आप समझ लें कि 1 मन गेहूं डेली पीसना इनके जिम्मे करार दिया गया। 1 मन गेहूं जो है ये पीसते थे वहां पे जेल में। तो ये 2 साल, हाँ, उसमें उनकी शादी भी 1903 में हुई थी, इनकी बीवी भी साथ में रहती थी। शादी के 2-3 बरस बाद ये गिरफ्तार हो गए, तो इनको फिर अलीगढ़ की जेल में रखा गया, फिर दूसरी जेल में भेजा गया। बहरहाल फिर इनकी जो कुछ कहने सुनने से और लोगों के गुजारिश से अंग्रेज हुकूमत ने इनकी 2 साल की जो कैद थी उसको 1 साल कम्यूट करके फिर 1908 में छूट गए वहां से। तो ये वहां से फिर जेल से वापस आते हैं 1908 के बाद। तो उसके बाद फिर इनकी क्या सरगर्मियां रहती हैं पॉलिटिकल स्फीयर में? फिर इन्होंने जो है अपना उर्दू मोहल्ला ये शाया करते रहे और इन्होंने उस जमाने में बहुत ही नादिर और नायाब और कदीम जो शोरा थे जिनके दीवान और नाम मिट गए थे, उन्होंने उनको शाया करना शुरू किया और पॉलिटिक्स में ये उसमें शरीक रहे, कांग्रेस के साथ रहे। मतलब ये महात्मा गांधी से भी पुराने कांग्रेसी थे और 1907 में उन्होंने कहा कि नॉन कोऑपरेशन जो है वो शुरू करना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं तर्क मवालात मुहिम। लेकिन उस वक्त किसी ने इनकी बात नहीं सुनी क्योंकि ये नौजवान भी थे और इनको इतना इनकी बात को अहमियत नहीं दी गई। वो तर्क मवालात फिर कांग्रेस ने 1920 में की, नॉन कोऑपरेशन के लिए बाकायदा उसमें रेजोल्यूशन पास हुआ। He was the first person who actually proposed non-cooperation with the British government. सही। और फिर 1921 में जो इन्होंने एक नारा या स्लोगन बुलंद किया था, जो एक स्लोगन था that was becoming a part of the movement। ये पहले शख्स थे उन्होंने जो है 1921 में जो इन्होंने नारा दिया है अपना इनकलाब जिंदाबाद। वो नारा बताते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के इन्होंने जब सदारत की थी कानपुर में, जो फर्स्ट सेशन हुआ था कम्युनिस्ट पार्टी का, उसमें इन्होंने नारा दिया था इनकलाब जिंदाबाद। इसी तरह इन्होंने सबसे पहली बार ये कहा था हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। गांधी जी से इनकी मुखालफत थी। गांधी जी होम रूल को मान रहे थे और सेल्फ रूल को मानते थे कि डोमिनियन स्टेटस कायम रहेगा, हम लोग अंग्रेजों के तहत अपना हुकूमत कायम कर लेंगे लेकिन हम उनके डोमिनियन रहेंगे। इनका कहना था से कि हम पूर्ण स्वराज मानते हैं, अंग्रेजों का पूरा इनखला होना चाहिए, यहाँ से हम अंग्रेज की शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, यहाँ इनको जाना है, इनको पूरा हमारे हवाले करना चाहिए। तो वो पूर्ण स्वराज भी गवर्नमेंट ने, गांधी जी ने नहीं माना। 1921 में जब इन्होंने कांग्रेस में अहमदाबाद के सेशन में इसको प्रपोज किया सब्जेक्ट कमेटी में, तो गांधी जी उस वक्त मौजूद नहीं थे। लोगों ने कहा कि देखिए वहां मौलाना हजरत मोहानी ने बड़ा हंगामा कर दिया है, वो कह रहे हैं कि वो इसको रेजोल्यूशन को पास कीजिए। तो गांधी जी ने उसको रोक दिया, कहा कि ना अभी हम चाहिए इसके बारे में। यही इनकी नाराजगी थी फिर कांग्रेस से धीरे धीरे हटने की। और फिर कांग्रेस में एक चीज और आ गई थी कि चरखा चलाना पड़ेगा, चरखा चलाना बहुत जरूरी है, हर मेंबर को चरखा चलाना आना चाहिए, यू मस्ट इन्वॉल्व इन दीज एक्टिविटीज। ये इसके भी खिलाफ थे कि ये कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह से 1921 में ही वहां पर तीन सेशन हुए अहमदाबाद, खिलाफत कमेटी का, मुस्लिम लीग का और कांग्रेस का। तो ये कांग्रेस के सेशन से उठ के गए। उस वक्त मुस्लिम लीग के मतलब इनकी सदारत में मुस्लिम लीग का जलसा हुआ है 1921। हाँ, वहां जाके इन्होंने कहा और इन्होंने वहां रेजोल्यूशन पास कराया है, लेकिन वहां भी लोग नहीं माने। इन्होंने कोशिश की लेकिन वो पास नहीं हुआ, इनकी हिमायत लोगों ने नहीं की, नहीं। तो पूर्ण स्वराज इन्होंने 2 मौकों पर एक ही वक्त में, एक ही दिन में उन्होंने वहां पर कांग्रेस 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस के अधिवेशन में भी और मुस्लिम लीग के भी इजलास में, दोनों जगह इन्होंने पेश किया। लेकिन बदकिस्मती के ये किसी ने उस वक्त माना नहीं। और वही बात बाद में कांग्रेस ने 1930 में मानी, मुस्लिम लीग ने 1939 में और 36 में मानी कि हमको पूरा इनखला चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, कामिल। इन्होंने कहा था हमें आजादी है कामिल चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हमें कोई होम रूल वगैरह कुछ नहीं चाहिए, डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अंग्रेजों का वजूद हमें बर्दाश्त नहीं है, इनको हर हाल में यहाँ से जाना पड़ेगा। तो खैर खालिद भाई, इस तरह से जो है ये कम्युनिस्ट पार्टी के साथ फिर कब मुंसलिक हुए और कैसे इनका मूवमेंट जो है कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एसोसिएट हुए, सारे इनकी तंजीमात जो थी? देखिए, इनका पॉलिटिक्स का जो है ना वो बड़ा, मतलब शुरू से ही सियासत में किसी न किसी उसमें शक्ल में, मतलब मैं आपको जिक्र कर रहा था कि ही वाज द फर्स्ट जर्नलिस्ट हु वाज अरेस्टेड। इनसे पहले कोई जर्नलिस्ट हिंदुस्तान में अरेस्ट नहीं हुआ और ये करीब तकरीबन 6 साल, मतलब 3 मरतबा अरेस्ट हुए हैं। तो 6 साल इनको कड़ी कैद बामुशक्कत इनको, और ये बहुत ही खराब सलूक के साथ इनको रखा गया
इलाहाबाद जेल में, नैनी जेल में, झांसी में, ललितपुर में, पूना में और अहमदाबाद में, हर जगह इनको बड़ी मतलब इनको इन्होंने लिखा है कि जांघिया भी पहना देते थे गंदी, और उसके लिए कोई कपड़ा नहीं देते थे। नमाज पढ़ने के लिए भी इनको दिक्कत होती थी क्योंकि उसमें भी सतर होना चाहिए बदन को, उनको कोई नहीं मिलती थी। रमजान गुजर गए और मतलब इनके वालिद साहब इनसे मिलने आए, जब इनकी पहली गिरफ्तारी हुई इनके वालिद साहब मिलने आए नैनी जेल में, तो अंग्रेजों ने तो जेलर थे उन्होंने मिलने नहीं दिया। वो इस सदमे से कि हमारा बेटा जेल चला गया, उनका इंतकाल भी हो गया। 1908 में इनके वालिद साहब अजहर हसन साहब का इंतकाल भी हुआ इसी सदमे, और ये वालिद साहब की तदफीन में भी शरीक नहीं हो सके, जा भी नहीं सके। तो इन्होंने ही सबसे पहले इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, इन्होंने ही नॉन कोऑपरेशन सबसे पहले के अल्फाज इस्तेमाल किए और ये प्रपोज किया कि नॉन कोऑपरेशन होना चाहिए। एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज 1921 में, जिसको 1930 में बाद में कांग्रेस ने माना। ये कम्युनिस्ट पार्टी में भी रहे, ये तहरीक खिलाफत में भी रहे, और कांग्रेस इन्होंने ज्वाइन की थी 1907 से, ये उससे हटने लगे और धीरे धीरे फिर ये 1921 आने तक ये मुस्लिम लीग की तरफ चले गए। मुस्लिम लीग के ये सिटी प्रेसिडेंट भी रहे कानपुर के, लेकिन चूंकि ये किसी की डेस्पोटिज्म को कबूल नहीं करते थे, इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना साहब को भी कबूल नहीं किया कि वो उनको सारा इख्तियार दे दिया जाए। 1939 में डिसाइड हुआ कि वायसराय से बात करने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को पूरे फुल पावर्स दिए जाएं, वो अकेले जाके तय करेंगे कि क्या होना चाहिए। इन्होंने ये बात नहीं मानी, इन्होंने ये बात तस्लीम नहीं की, उन्होंने कहा ये खिलाफ, इस डेमोक्रेसी के खिलाफ है, एक आदमी को इख्तियार नहीं दिया जा सकता, कमेटी जानी चाहिए, एक डेलीगेशन जाना चाहिए। और कम्युनिस्ट पार्टी का इनका ये है कि 1925 में सबसे पहला कानपुर में जो सेशन हुआ है इनॉग्रल, तो उसके ये सदर थे सेक्शन कमेटी के, और इन्होंने लाल झंडा वहां फहराया और इन्होंने कहा कि जो कम्युनिस्ट अपना जो कम्युनिज्म है वो इस्लाम के खिलाफ नहीं है। कुछ लोग ये समझते हैं कि वो इस्लाम के खिलाफ है, एक्चुअली वो नहीं, क्योंकि वो बोल्शेविक रेवोल्यूशन जो हुआ था 1917 उससे ये मुतासिर थे। इनको लगता था कि सोशलिज्म जो है वो गरीब आवाम के लिए, मजदूरों के लिए, क्योंकि कानपुर मजदूरों का शहर था, उन्होंने उसको वहां पर बहुत हाईलाइट किया। और कानपुर में इसलिए सबसे पहले दफ्तर जो खुला वो इन्हीं के ईमा से और इन्हीं के मशवरे से दफ्तर खुला, इन्होंने वहां बड़ी तकलीफ भी की। और मैं आपको सुनाता हूँ, इन्होंने जो कहा था, कम्युनिस्ट मूवमेंट इज द मूवमेंट ऑफ पीजेंट्स एंड वर्कर्स। द पीपल ऑफ इंडिया जनरली एग्री विद द प्रिंसिपल्स एंड एम्स ऑफ द मूवमेंट, बट ओइंग टू सम मिसअंडरस्टैंडिंग्स some weak and nervous people fear the very name of communism. In the same manner, some people falsely accuse that communism and conduct of what is yours is mine is the same. The reality is that we divide property into two parts, meaning into personal property and private property. उनका कहना था कि मजहबी लोग जो हैं वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। उन्होंने एक शेर भी कहा कि लाजिम है यहाँ गल्ब-ए आईन सोवियत, दो एक बरस में हो या 10-20 बरस में। लाजिम है गल्ब-ए आईन सोवियत, सोवियत यूनियन का जो कानून है जिसके साथ सोवियत यूनियन में चल रहा है गरीब आवाम के लिए, जो वहाँ इनकलाब हुआ है वो यहाँ का होना चाहिए, 2-1 बरस में हो या 10-20 बरस में। मतलब वो जो एक सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट था उसके थे, और खुदा के इनकार भी इनकी नहीं थी। ये कम्युनिस्ट वो नहीं थे कि खुदा का इनकार कर दिया जाए। इनका ख्याल था कि जो प्रॉपर्टी है वो स्टेट ओड होनी चाहिए, वो गरीबों में आवाम में तकसीम होनी चाहिए, सोशलिज्म। तो इन्होंने कहा, हाँ, दरवेशियो इनकलाब मसलक है मेरा, सूफी मोमिन हूँ इश्तराकी मुस्लिम। अरे भाई इसका ट्रांसलेशन या तशरीह करते चलें, बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं वो इसकी उर्दू शायद ना समझ पाए। तो दरवेशी यानी कि मैं फकीर हूँ, और इनकलाब रिवोल्यूशन वो मसलक है मेरा, माई वे इज रेवोल्यूशन। सूफी मोमिन भी हूँ और इश्तराकी मुस्लिम, इश्तराकी मैंने कम्युनिस्ट, मैंने सूफी भी हूँ, दरवेश भी हूँ और इश्तराकी कम्युनिस्ट मुस्लिम भी हूँ, कम्युनिस्ट मुस्लिम भी हूँ। तो यहाँ ये क्लैरिफाई कर दिया कि कम्युनिस्ट पार्टी खाली सब लोगों के लिए है, मतलब इट हैज नथिंग, इट्स सर्टेनली एन आइडियोलॉजी दैट इज बेस्ड ऑन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज। मैंने आपको वो भी एक भेजा था, इसमें ये 1938 में जब पैलेस्टीन का कॉन्फ्रेंस हुई है तो कायरो भी गए, यहाँ से स्क्रीन शेयर करके कुछ पिक्चर्स तस्वीर है, थोड़ा सा उनपे एक नजर मार लेते हैं, थोड़ा उनको डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन या जो कॉन्टेक्स्ट के साथ है, फिर हम लोग आगे चलेंगे।
1 सेकंड का टाइम दें। जी खालिद भाई, ये तस्वीर थी वो जो आप बात कर रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। इसमें ये लेफ्ट हैंड पे ये जो है ये मौलाना असद मोहानी है, वो बीच में जो है वो खलीकुज़्ज़मा साहब है, और साइड में जो दाहिने जानिब है वो अब्दुल रहमान सिद्दीकी। ये कायरो में, हाँ, पैलेस्टीन इश्यूज के इशू के लिए और वहाँ बात करने के लिए अरब कॉन्फ्रेंस एक हुई थी 1938 में कायरो में, उसमें ये गए। और ये इनकी तस्वीर जो है ये मेरे ख्याल से बहुत ओल्ड एज की है, इस पे हम लोग आएंगे अभी। मेरे ख्याल से आफ्टर पोस्ट पार्टीशन पिक्चर है ये। जी जी जी, नहीं पार्टीशन से पहले की है ये, पार्टीशन से पहले 41। अच्छा, ये वो बात जिसकी चल रही थी, जो मैगजीन इन्होंने इशू की थी, ये उस इशू का पेज है, उर्दू ए मोहल्ला। जी, उर्दू ए मोहल्ला, ये कानपुर वाला है। और इस पे डेट भी पड़ी हुई है मेरे ख्याल से, सने अशात भी है यहाँ पे कहीं पे। ये है जी जी 1926 का है ये, जुलाई 1926। और नीचे जो है प्रेस का नाम भी लिखा हुआ है, अहमद मितवा वाक़ा कान। तो इसको मैं बंद करता हूँ। लेट्स कम टू अवर टॉक। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये मुस्लिम लीग में शरीक हुए, लेकिन 1936 के बाद उसमें एक्टिव हुए, लेकिन इन्होंने टू नेशन थ्योरी को जो है वो पसंद नहीं किया। और पार्टीशन के बाद जब सारे लोग मुस्लिम लीग वाले चले गए, ये इन्होंने हिंदुस्तान में रहने को पसंद किया। और इसके पहले इन्होंने 1931 में नाराज होकर सब लोगों से, न तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों से आजिज होकर इन्होंने एक अपनी आजाद पार्टी भी बनाई कानपुर में। और हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ये बहुत स्ट्रांग एडवोकेट थे, यहाँ तक कि लोगों को हैरत होगी कि दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के फाउंडर थे, उनके एजाज में या उनके याद में जब एक सबसे पहला कानपुर में कॉन्फ्रेंस की गई थी, डीएवी कॉलेज जो वहां पर दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, तो वहां पर भी उन्होंने उनकी तारीफ और तौसीफ में बहुत सी बातें कही और कहा कि इन्होंने हिंदू सोसाइटी को के रिफॉर्म में बहुत बड़ा रोल अदा किया, दयानंद सरस्वती। इसी तरह कानपुर के एक बहुत मशहूर जर्नलिस्ट थे गणेश शंकर विद्यार्थी, जो अखबार निकालते थे प्रताप, हिंदी का एक बड़ा पेपर था प्रताप। उनका भी कत्ल हो गया था 1931 में, कानपुर में जो राइट्स हुए थे उसमें उनका हो गया था। तो उनके लिए भी इन्होंने बहुत कोशिश की, उनके लिए भी बहुत काम किया, और वहां उनकी यादगार कायम करने में ये पेश रहे, उनकी तरफ भी इन्होंने बहुत तकरीरें की। खालिद भाई, इस तरह से एक साहब ने सवाल पूछा है बीच में, अगर ले लें कि कोई ऐसी अच्छी किताब, इदरीस नूरी साहब ने पूछा है, इदरीस नूर साहब ने, कि बेस्ट बुक ऑन द लाइफ एंड द अचीवमेंट ऑफ हजरत मोहानी। जी मैं अभी बता दूंगा, बहुत सी किताबें हैं। एक्चुअली खालिद हसन कादरी साहब की एक बुक है इंग्लिश में, अगर वो पढ़ लेंगे तो, क्योंकि वो एक पीएचडी थीसिस है तो उसके अंदर सारी चीजें बड़ी मुस्तनद हैं। बाकी सैयद हसन रियाज साहब और एक साहब और हैं, उन्होंने भी किताब लिखी है, तो मैं उसका लिंक दे दूंगा आपको। अच्छा खालिद भाई, अब थोड़ा सा इनकी अदबी जिंदगी पे एक नजर डालते हैं। सियासी जिंदगी पे काफी डिस्कशन हो गया, और उसके बाद इनकी अदबी जिंदगी, और दानियाल भाई बिल्कुल उस पे भी आएंगे कि श्री कृष्ण की शान में उन्होंने जो शायरी लिखी है उस पे भी डिस्कशन होगा। इसके बाद एक चीज इनकी छूट गई है, इन्होंने स्वदेशी तहरीक जो चलाई उसमें भी ये शुरू में शामिल रहे। इन्होंने अलीगढ़ एक स्टोर कायम किया कि सब हम देसी माल इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अलीगढ़ में जो स्टूडेंट के लिए जिक्र किया था। जी जी जी, उसमें क्या है कि अपना रुमाल है और कपड़े हैं, कुर्ते हैं, शेरवानी है, ये सब चीजें जो हैं इनको देसी माल हमें इस्तेमाल करना है और बाइकआउट कीजिए सारे बाहर के माल। उन्होंने स्वदेशी स्टोर कायम किया रसलगंज अलीगढ़ में। तो ये वहां भी जब ये पहली बार कैदबंद से आए थे छूट के वहां, तो उन्होंने कायम किया और बहुत दिन तक वो चलता रहा, वहां बड़ा कामयाब रहा। लेकिन जब अलीगढ़ में लोग इनसे खिलाफ हो गए तो फिर वो शिफ्ट करना पड़ा। तो 1920 में ये कानपुर आ गए, 1920 में अलीगढ़ छोड़ के कानपुर आ गए, और कानपुर में एक जगह है अहाता कमाल खान नई सड़क के पास, वहां इन्होंने अपना बनाया। और कानपुर में इन्होंने पहले उसको मुख्तलिफ मकामात पे रखा, और इनके खिलाफ जो लोग लगे रहते थे, सीआईडी इनके पास शुरू से इनके साथ हमेशा लगी रही। तो चोरी करा दी जाती थी, माल लूट ले गए लोग। तो कानपुर में पहले वेस्टर्न रोड में भी था एक सरसैया घाट एक जगह, वहां को लेके गए, वहां लोगों ने लूट लिया। फिर वो मैदा बाजार एक जगह वहां पर लेके आए।
तो कुल मिला के बड़ी मशक्कत, इनकी टोटल आमदनी लोगों ने अगर जोड़ी है तो 10-12 रुपए महीने से ज्यादा नहीं थी, सब कुछ मिला के सारा खर्च निकाल के। ये उस 10-12 में अपना रिसाला भी निकालते थे, उर्दू मोहल्ला जो निकाला है। तो आप जो जर्नलिस्ट वाली की बात कर रहे थे, उन्होंने 1904 से 1909 तक निकाला। फिर जेम्स मेस्टन जो थे, जो गवर्नर थे यूपी के, उन्होंने लोगों के कहने पर इनको तंग किया और कहा कि तुमने जो है एक आर्टिकल फिर एक उसमें लिख दिया है हुकूमत के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, तो अब तुम जो है 3000 रुपए हमारे पास जमा करो एज ए सिक्योरिटी। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास तो 500 रुपए देखे नहीं हमने साल भर में, 3000 रुपए कहाँ जमा करें, और या फिर अपना ये तुम रिसाला बंद करो। उसका नतीजा ये हुआ कि 1914 में पुलिस आई और एहलकार आए और इनका पूरा वो जो लिथो प्रेस होता था पत्थर का, आपने तो शायद मतलब किसी ने देखा नहीं होगा, पत्थर का होता था 2-3 स्लेट, बस उसको अपने हाथ से मेहनत करके छापते थे, वो सब उठा ले गए, लकड़ी के बस्ते और लकड़ी के पटरे सब ले गए। और इनकी किताबें इनके पास थी, बहुत पुरानी किताबें जिन्होंने जमा की थी मेहनत से, असातिज़ा की, शोरा की, वो सब किताबें लूट ले गए। वो 700-800 किताबें थी, उसको 60 रुपए में अलीगढ़ में नीलाम कर दिया इन्होंने। नीलाम, उसका इनको जिंदगी बहुत बहुत कल करा कि वो किताबें कभी नहीं मिल सकती दोबारा, वो इस तरह की किताबें थी, इनको उसका बड़ा वो रहा। सो स्वदेशी स्टोर जब कानपुर में कायम हुआ तो आप उसके जो लोग वहां आते थे, आप देखेंगे चितरंजन दास जो स्वराज पार्टी के थे, मौलाना मोहम्मद अली खिलाफत कमेटी वाले, राजा सलीमपुर जो मुस्लिम लीग के थे, अंजुमन खुद्दामुल हरमैन, जब शाह सऊद ने वहां पर हमला किया और वहां की जो यादगारें थी वो मकाबिर को बर्बाद किया, नेस्त नाबूद कर दिया, तो उसके सिलसिले में जो यहाँ पर मौलाना शाह अब्दुल बारी फिरंगी महली ने शुरुआत की, खुद्दामुल हरमैन वगैरह के शुरू हुए, तो उसमें भी आपने कॉन्फ्रेंस की 1925 में इनकी सदारत में लखनऊ में कॉन्फ्रेंस हुई और एक वफ्द भेजा गया मौलाना मोहम्मद अली की सदारत में कि आप वहां जाके शाह सऊद से बात करें कि ये क्या क्या चीजें हो रही हैं और ये गलत हो रहा है सब चीजें। शाह अब्दुल अजीज, शाह अब्दुल बारी फिरंगी महली, नहीं मैं किंग में बात कर रहा हूँ कि मेरे ख्याल से शाह इब्न सऊद, हाँ इब्न सऊद, किंग अब्दुल अजीज जो फाउंडर थे इनके, उनसे मिलने गए थे। तो वहां से मिलके लाला लाजपत राय की हालत थी, पीपल्स पार्टी की, ये सब मैं बता रहा हूँ, ये सब यहाँ पर स्वदेशी स्टोर में आया करते थे। गांधी जी और आपके सरदार खड़क सिंह, सैफुद्दीन किचलू, है ना, जमीयतुल उलमा के लोग, भगत सिंह, यशपाल, सुखदेव, इन सब का जिक्र आता है कि ये स्वदेशी स्टोर में इनके यहाँ आते रहते थे और रह रहे हैं और महफिल जमी हुई है और डिस्कशंस हो रहे हैं। और इनकी जो किताब थी इन्होंने जो लिखी थी अपने जेल के मुशाहिदात, उसका नाम था मुशाहिदात जिंदा, तो उसका तर्जुमा लाला लाजपत राय ने ही किया था इंग्लिश में। और कांग्रेस में ये 2 दल थे, एक नरम दल एक गरम दल, ये गरम दल से ताल्लुक रखते थे। इनका ज्यादातर जो झुकाव था वो बाल गंगाधर तिलक और अरबिंदो घोष, उनसे ये बहुत मुतासिर थे, उनको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। इनका कहना था ये चरखा चला के हम कुछ नहीं कर पाएंगे, मतलब चरखे के अगेंस्ट ये इसीलिए थे कि मतलब एक ही वाज सच अ पैसिव मूवमेंट, ही वाज अगेंस्ट द पैसिव मूवमेंट, तो थोड़ा सा एग्रेसिव अप्रोच थी। द पॉइंट इज दैट ही इज मोर टुवर्ड्स द एग्रेसिव अप्रोच। गरम दल इनकलाबी रहनुमा हमेशा रहे। इनसे इन्होंने देखिए बाल गंगाधर तिलक का जब इंतकाल हुआ है तो उन्होंने लिखा है कि मातम न हो क्यों भारत में बपा, दे दुनिया से सिधारे आज तिलक, बलवंत तिलक, महाराज तिलक, आजादी के सरताज तिलक, जब तक वो रहे दुनिया में रहा हम सब के दिल में जोर उनका, अब रह के बहिश्त में नज़्द खुदा, रूहों पे करेंगे राज तिलक। हर हिंदू का मजबूत है जी, गीता की ये बात है दिल पे लिखी, आखिर में जो खुद भी कहा है यही, फिर आएंगे महाराज तिलक। तो इन्होंने उनके ऊपर बहुत से मज़ामीन लिखे और तिलक के ऊपर इन्होंने बहुत से मज़ामीन लिखे और उनकी यादगार कायम करने के लिए बहुत कोशिश की इन्होंने। तो खैर खालिद भाई, ये तो इनका पूरा एक पॉलिटिकल स्फीयर और पॉलिटिकल एरिना हो गया वेयर ही वर्कड टायरलेसली टिल हिज डेथ, बट ऑन द अदर पार्ट हिज लिटरेरी वर्क इनके, और इन्होंने 1938 में कानपुर में कह दिया था कि हमने आजादी हासिल कर ली है। कानपुर में एक मोहम्मद अली पार्क है, वहां इन्होंने झंडा भी फहरा दिया था और ऐलान कर दिया था कि हम इंडिपेंडेंट हो गए। फिर वो 2-3 बरस तक उसी तारीख पे जाके ऐलान करके ये लोग झंडा भी फहराते थे कि वी आर इंडिपेंडेंट नाउ। 1938 में इन्होंने मुस्लिम लीग की तरफ से वहां झंडे का ऐलान भी फहरा दिया था।
व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड दैट, मतलब इस मूवमेंट का क्या इनका मतलब इसका कोई सेट आउटकम्स क्या थी, या ये किस किस जहन से ये बस ये था कि लोग अंग्रेज नहीं मान रहे हैं, लोग जो है पशुपेश से और मुसालिहत से काम ले रहे हैं, मतलब रियायत कर रहे हैं, हम इसको नहीं, हम ऐलान करते हैं कि आज से हम आजाद हैं, हम किसी की बात नहीं मानेंगे। तो again this was a stand of defiance against the colonial rule कि we can stand against you even as a solo, as a group, that not following your rules। तो उन्होंने कहा कि हम इसका जो नाम रखेंगे इंडिया का, वो होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। ओके, हाँ, कि स्टेट्स को आजादी मिलेगी, स्टेट्स के पास, वो स्टेट्स को बहुत छोटा और बेवकत करने के हक में नहीं थे, वो ये थे कि स्टेट्स को ऑटोनॉमी दी जाए, जैसे अमेरिका में है कि स्टेट्स बहुत पावरफुल हैं बट दे आर यूनाइटेड स्टेट्स, तो इसी तरह हमारे यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया कायम की जाए। और at any forum or at any stage of his life he never think about divided India, he was always a staunch supporter of division के खिलाफ, completely against the creation of India, Pakistan as a separate states, so both Muslims and Hindus should live and coexist together. This was his tireless effort and a message till his death। जी खालिद भाई, अगेन कई सारे सवाल आए हैं, आई थिंक अभी ले लूं उनको या बाद में लें? जी बताइए बताइए, वरना फिर बाद में वक्त नहीं मिलता। जी, एक तो दानियाल भाई का ही सवाल है जिसपे हम डिस्कशन करेंगे, श्री कृष्ण की शान में शायरी लिखी है, ये भी आएगा। अच्छा, साथ में दूसरा उनका सवाल ये है कि हसरत मोहानी साहब ने शायद फारसी में भी शेर लिखे हैं और कहे हैं। जी जी, और एक क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन असल में टॉक के डायरेक्शन को थोड़ा सा डिसाइड कर लेगा। सैयद तला शाह साहब लिखते हैं कि ये क्या बाकायदा किसी सूफी सिलसिले से मुंसलिक भी थे? जी हाँ, लिखा है कि उस सिलसिले में बात हो जाए, वरना ये छूट जाएगा। एक्चुअली इनका जो इनका जो खानदान था वो 7 पुश्तों से, जिसको कहते हैं मिसाल के तौर पर 7 पुश्तों से फिरंगी महल के बुजुर्गों से वाबस्ता था। यानी इनके वालिद जो थे वो मौलाना शाह अब्दुल रज़्ज़ाक फिरंगी महली, जो हमारे फिरंगी महल के बुजुर्गों में बड़े मशहूर बुजुर्ग गुजरे हैं, उनसे वाबस्ता थे, उनके मुरीद थे। तो इनको बचपन में 7-8 साल की उम्र में ही लेके वहां गए हैं, तो इन्होंने उनको देखा है, उनकी ज़ियारत की है। उनका इंतकाल 1893 में हुआ है। उसके बाद उनके बेटे हुए मौलाना शाह अब्दुल वहाब फिरंगी महली, तो ये उनसे मुरीद थे, कादरिया सिलसिले उनसे मुरीद थे फिरंगी महल में। और फिर उनके बेटे हुए थे मौलाना शाह अब्दुल बारी फिरंगी महली, जो हमारे खिलाफत मूवमेंट और नेशनल मूवमेंट के बड़े लीडर में थे। और उनके बेटे जमाल मियाँ साहब थे, जिनका इंतकाल अभी 2012 में हुआ है, जिनसे फ्रांसिस रॉबिन्सन वगैरह ने मिलकर फ्रांसिस रॉबिन्सन ने जो रिसर्च की है और जो उन्होंने अपनी डायरीज इनकी रिपब्लिश की हैं लंदन यूनिवर्सिटी से, तो वो पूरे का पूरे आर्काइव उन्हें जमाल मियाँ से ही हासिल हुए थे। जी हाँ जी जी। तो खैर खालिद भाई, अब हम इस पे आते हैं इनकी अदबी जिंदगी पे। और अदबी जिंदगी में मैं आपको बताऊं कि उन्होंने 1904 से लेकर सन 1942 तक उर्दू मुअल्ला निकाला है। उसकी हालत ये थी कि जब ये जेल चले जाते थे तो इनकी बीवी किसी तरह निकालती थी, कभी कभी जेल से छूट के आया है तो उसके बाद निकाला गया, या ये बाहर अस्पार में रहते थे, घूमते रहते थे सफर में और पॉलिटिकल एक्टिविटीज में, तो वो कई बार जो है कई महीनों का एक साथ शाया होता था। उसकी सर्कुलेशन कभी भी 500 कॉपी से ज्यादा नहीं हुई, लेकिन वो निहायत न्यारी रिसाला था। उसने काम ये किया कि इन्होंने, इनका अदबी काम ये है कि इन्होंने एक तो ये कि गालिब की शरह लिखी। अब समझ में ही नहीं आता, इतना बड़ा पॉलिटिकल आदमी जो सुबह से शाम तक पॉलिटिक्स में रहता है, उसके पास इतना वक्त कहाँ आता था कि इन्होंने गालिब की शरह गालिब भी इनकी लिखी हुई है, तस्नीफ अगर इनकी देखी जाए। और कुल्लियात, इनकी जो कुल्लियात है, इनके 13 दीवान, 13 दीवान। अब आप देखें, जो आदमी इतना जेल गया हो, इतना मसरूफ होता है, उसमें इन्होंने 13 दीवान है। उसके अलावा दीवान गालिब की शरह है, फिर इनका मुशाहिदात जिंदा एक किताब है जो उन्होंने जेल के ट्राइवल्स पे लिखी है, जेल में हमारे साथ क्या सुलूक किया गया। नुकात सुखन, जिसमें इन्होंने सुखन के नुकात यानी इंटीग्रिटीज जो है, अपने इंटीग्रेसीज जो है शेर व शायरी की, वो हाँ अरबाब सुखन है। जी खालिद, ये दीवाने गालिब मैंने कहा दिखा दूं इसको स्क्रीन पे, शरह दीवाने गालिब एक सैंपल पेज है जिसका भी जिक्र कर रहे थे खालिद भाई। और इसके अलावा मेरे ख्याल से विल कम ऑन दिस पिक्चर लेटर ऑन। तो इस तरह से खालिद भाई एक ह्यूज हदीक़ा मारफत है। और इसके अलावा इन्होंने किया क्या है कि इनके 100 कम से कम जो मैंने देखे 108 आर्टिकल तो जिसकी लिस्ट मौजूद है, जो इन्होंने मुख्तलिफ शोरा पे लिखे हैं, जिनके नाम भी अब मिट गए बहुत से लोगों के, इनको अब लोग जानते ही नहीं।
क्योंकि शायरी में ये शागिर्द थे मुंशी अमीर उल्लाह तस्लीम के, लखनऊ में एक साथ दिल्ली से आ गए थे, उनका नाम था मुंशी अमीर उल्लाह तस्लीम, उनके ये शागिर्द थे। तो और वो शागिर्द थे नसीम देहलवी। तो ये अपने आप को ये कहते थे कि मुझे जो है मैं नसीम देहलवी के सिलसिले से हूँ और मुझे लखनऊ का तर्ज जो है वो पसंद नहीं है। इन्होंने एक अखबार मुस्तकिल नाम से भी निकाला था कानपुर से 1928 में, तो वो भी कभी कभी साथ में छपता था, उर्दू मोहल्ला भी छपता था। तो जर्नलिज्म इनका मुस्तकिल चलता रहा। अब से क्या ये कमाते थे और कैसे जिंदगी गुजारते थे, क्योंकि कुछ आबाई जायदाद में भी हिस्सा मिलता, उससे भी शेयर आता था और कुछ इससे इनको 10-12 रुपए मिल जाते थे महीने के। कैलकुलेट किए हैं बाकायदा लोगों ने कि 10 से 12 रुपए से ज्यादा इनकी माहाना आमदनी नहीं थी। मतलब द लाइफ जो थी इनकी बहुत ही सादा मिजाजी के साथ, एंड डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर द सर्वाइविंग, जस्ट फॉर द सर्वाइवल। जी हाँ जी। अच्छा, इनकी वाइफ का भी काफी कंट्रीब्यूशन रहा है इनकी लाइफ में, इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में और इनकी अदबी जिंदगी में इनके साथ, उस पर कुछ थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। इनकी वाइफ जो थी वो निशातुन निसा बेगम, 1903 में इनकी शादी हुई थी। इनकी रिश्तेदार थी, फूफी मामूजात, मतलब फर्स्ट कजिन थी इनकी, और निहायत बाहिम्मत खातून, जिनके जिक्र के बगैर जो है इनकी जिंदगी का जो है बाप कोई, मतलब इनकी जिंदगी का तस्करा मुकम्मल नहीं हो सकता। और बहुत बड़े बड़े लोगों ने, मौलाना मोहम्मद अली, सैफुद्दीन किचलू और सर किशन प्रसाद कौल जो थे, जो चीफ कोर्ट थे अवध के, उन लोगों ने इनका जिक्र इतने बुलंद अल्फाज में किया है कि जब इनको पहली बार गिरफ्तारी हुई, इनकी बच्ची जो थी वो बहुत बीमार थी। इनकी बेटी निशातुन निसा बेगम से इनकी एक बेटी हुई नईमा बेगम, जो बाद में पाकिस्तान माइग्रेट कर गई, और उनकी शादी अब्दुल समी साहब मोहानी से हुई थी, जिनको नुसरत मोहानी कहा जाता है। तो वो 1 बरस की बच्ची जब थी तो उसी वक्त पुलिस इनको पकड़ के ले गई। तो कानपुर जेल में जब ले गई तो इनकी बड़ी बच्ची की तबीयत खराब थी। इनकी वाइफ ने जेल के जाके वहां के जेलर को और सुप्रिंटेंडेंट को एक लेटर दिया, उनके सामने कहा कि अगर तुमने अंग्रेजों से माफी मांगी और किसी तरह के तुम बच्ची के ख्याल से जल्दी छूट के आए तो मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगी। तो ऑलवेज शी वाज स्टैंडिंग बाय हिज साइड, हमेशा इनके साथ खड़ी रही। और जेल जब भी जाते थे तो इनको जेल में अखबार का बहुत शौक था, इनको अखबार पहुंचाना, और वहां जो गजलें कहते थे वो गजलें जेल से बाहर आके उसको ये पब्लिश के लिए मुख्तलिफ रिसालों में भेजती थी। इनके कपड़े का ख्याल, इनकी इशात का ख्याल, इनकी अखबारात का ख्याल, टोटल लेटर्स जो आते थे वो इन्हीं के थ्रू आते थे। निशातुन निसा के बाद लेटर आते थे, फिर वो लेटर्स उनको भिजवाना, वहां से रिप्लाई लेना, बाहर भेजना। यानी इनके ख्याल में वो बीमार हो गई। यानी 1937 में उनका जब इंतकाल हुआ है तो बहुत कम उम्र थी उनकी, और नहायत दीनदार भी थी, और खासियत ये थी कि उस जमाने में बुरखा उड़ती थी लेकिन उन्होंने फेस कवर नहीं किया कभी, और इनके साथ जाया करती थी। कांग्रेस का 1925 में कांग्रेस का जो सेशन हुआ था उसमें जगदम्बा नाम के कानपुर में लीडर थे, उनके साथ भी आगे जा रहे थे, और वहाँ भीड़ में जवाहरलाल नेहरू साहब भी थे, जो उस वक्त एक यंग आदमी थे, मतलब उतने मशहूर नहीं थे। उन्होंने धक्का दे दिया था निशातुन निसा साहिबा को अनजाने। तो ये बाकायदा रिवायत है, सरदार अली साबरी साहब लिखा है कि निशातुन निसा साहिबा ने बाकायदा उनको तमाचा मारा जवाहरलाल नेहरू साहब। तो उन्होंने बाद में जब ये ख्याल किया कि हमारे, उन्होंने कहा कि तुमने लेडी पे को धक्का दे दिया, तो जब उनको तमाचा पड़ा तो उन्होंने कहा अम्मा जी मुझसे गलती हो गई, माफ कीजिए, और माफी तलाफी बाद में, क्यों बड़ी रेस्पेक्ट करते थे बाद में वो, कि बड़े हिम्मती लोग। ये लोग पूरे डेलीगेशन को लेके अंदर जा रहे थे, इनको घुसने नहीं दिया जा रहा था। कांग्रेस सेवा दल वालों ने कहा था कोई बाहर का आदमी नहीं आए। और इनकी जब डेथ हुई है तो इनकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी, और इन्होंने ये कहा कि अभी अभी मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है, और उन्होंने ये फरमाया है, मैंने उनसे कहा कि अब आप मुझे मदीना शरीफ बुला लीजिए, तो रसूल अल्लाह ने मुझसे फरमाया कि मैं तुमको बहुत जल्द बुला लूंगा। तो कहने लगे आप परेशान मत हो, मेरा ज्यादा वक्त नहीं है। उसके चंद दिनों में ही इनका इंतकाल हो गया। कानपुर में ही इनकी खबर है निशातुन निसा बेगम की, और इनकी हिम्मत की और इनकी दिलेरी की, अगर ये ना होती, मौलाना असद मोहानी ने बड़ा दर्दनाक गजल और कुछ अशार इनके इंतकाल के बाद भी कहे थे कि हम टूट गए इनके जाने के बाद, और सारा घर संभालती थी और पूरा एक्टिविटीज, क्योंकि ये मोस्टली ये घर के बाहर रहते थे, सफर में, सेशंस में और पॉलिटिकल एक्टिविटीज में। तो उन खातून को सलाम है, उन खातून के बगैर इनकी जिंदगी का जो है तस्करा मुकम्मल नहीं हो सकता। तो खरीदे कुछ ऐसे इनके कलाम पे डिस्कशन हो जाए थोड़ा सा। जी हाँ, इनका कलाम तो खैर
बहुत बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ कुछ सिलेक्टेड पोर्शंस डिस्कस हो जाएं जो आप चाहें, जिस तरह से मतलब जिस डायरेक्शन में उसको डिस्कस करना चाहें। खासतौर से कुछ दो चार उनके पॉलिटिकल और दो चार ऐसे अशार जो बहुत ज्यादा मशहूर मारूफ हैं, जो आपने उसके टॉक के हमने इंट्रोडक्शन में डाला था। जी और जी जी। उसके अलावा श्री कृष्ण को लेके जो उनका कलाम है वो बड़ा मशहूर है, और बड़ा मतलब वो भी अपने आप में एक मुख्तलिफ तरह का कलाम है। तो इस थोड़े थोड़े से सैंपल्स डिस्कस कर लेते हैं, इतने कम टाइम में सारी चीजें तो डिस्कस नहीं कर सकते। जी 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 जी। इनका मशहूर शेर एक बहुत मशहूर है कि है मश्क सुखन जारी चक्की की मशक्कत भी, एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। कि हम मश्क सुखन भी जारी है, जेल में हम, मतलब आप समझेंगे जेल में इन्होंने दीवान की दीवान लिख डाले ना, वहाँ पेपर होता था, पता नहीं कैसे लिखते थे, स्याही भी नहीं थी कलम में, और मश्क सुखन चक्की भी चला रहे हैं। इस मिसरे को दोहरा दें, बड़ा उम्दा मिसरा है ये। है मश्क सुखन जारी चक्की की मशक्कत भी, यानी हम पोएट्री भी कंपोज कर रहे हैं और चक्की भी चला रहे हैं। एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत, जो चाहो सजा दे लो तुम और भी कुछ खेलो, पर हमसे कसम ले लो कि हो जो शिकायत। आप कुछ भी कर ले, हमने शिकायत नहीं की अपने साथ, जो भी हमारे साथ हालात गुजरे हैं। जो चाहो सजा दे लो तुम कुछ भी और भी कर लो, पर हमसे कसम ले लो कि हो जो शिकायत भी। खुद इश्क की गुस्ताखी सब तुझको सिखा देगी, ए हुस्न हया परवर शोखी भी शरारत भी। अच्छा खालिद भाई, शेर व शायरी के साथ आप कंटिन्यू करें। एक चीज और जहन में आई कि प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट के साथ भी इनका बड़ा एफिलिएशन रहा है फॉर द लॉन्ग टाइम। हाँ, उसमें भी ये शरीक रहे 1936 में जो प्रोग्रेसिव राइटर मूवमेंट, उसके पहले सेशन में भी ये उसमें शरीक थे। और उसमें भी वन ऑफ द अर्लीस्ट थे, मतलब जब वो बहुत सारी चीजें आती हैं जहां इनका पहले नाम आता है, तो उसमें भी ये हर चीज में सबसे आगे और बहुत एक्टिव रहे हैं उस मूवमेंट के साथ। आपको मैं बताऊं, एक जिक्र छूट जाएगा कि ये अपनी ड्राफ्टिंग कमेटी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थी उसके मेंबर भी थे ये। जी जी जी, उसके मेंबर भी थे, और वहां पे इन्होंने कुछ इख्तिलाफात भी किए थे जब बाद में पास हुआ था सेशन। और तो उसमें भी द मोस्ट आउटस्पोकन क्रिटिक जो थे अंबेडकर साहब के और पार्लियामेंट के अंदर, जो बोलते थे, एक ही हाथ अगर एतराज में उठता था तो मौलाना हसन मोहानी का उठता था, किसी का लिहाज नहीं था। इन्होंने कहा कि लुक एट अवर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड बाय अवर डियर डॉक्टर अंबेडकर, देयर इज नथिंग न्यू इन इट, he has mostly copied out either the government of India 1935 act, or as admitted by him has drawn from the constitution of other countries, a bit from here and a bit from there. It is a Pandora's box. This is what has been produced by our friend Dr. Ambedkar. तो इन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा अपने वक्त में, जब हैदराबाद। हाँ, तो और मेरे ख्याल से शायद इस पे कुछ कहा भी गया, तो उनका जवाब ये था कि शायद नेहरू साहब ने या पंडित नेहरू ने कहा कि अकेले हसरत मोहानी का नाम आएगा जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज किया। तो उन्होंने कहा कि कहीं, और इन्होंने साइन नहीं किया। ही इज द ओनली पर्सन हु हैज रिफ्यूज्ड टू साइन ऑन द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आज भी ये लिखा हुआ है, उनका साइन नहीं है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, उनका साइन मौजूद नहीं है। उन्होंने लिखा था कि इंडिया बी मेड ए यूनियन ऑफ इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिक टू बी कॉल्ड UISR। आपको पता है कि सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड हमारे प्रीएम्बल में कब आया है? आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कब आया, शामिल हुआ है? 1976 जो हसरत मोहानी 1951 में कहा था, 50 में, कि हमारे हमको यूनियन ऑफ इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिक बी कॉल्ड UISR ऑन द लाइंस ऑफ USSR, इन्होंने कहा था। लेकिन वो शामिल नहीं किया। अभी 1976 में एक 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया, फिर उसमें ये वर्ड दाखिल किए गए, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये भी उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने साइन नहीं किया था। खालिद भाई, अभी कंटिन्यू करते हैं, इसमें थोड़ा सा कुछ और उनका कलाम सुनाना चाहेंगे? जी हाँ, उनका कलाम मैं आपको बताता हूँ। और उनके बहुत से अशार, उनकी बहुत सी मशहूर गजल है कि रोशन जमाले यार से है अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आग से गुल से चमन तमाम, हैरत गुरूर हुस्न से शोखी से इज़्तिराब, दिल ने भी तेरे सीख लिए हैं चलन तमाम, अल्लाह रे जिसमें यार की खूबी के खुद ब खुद रंगीनियों में डूब गया है पैरहन तमाम। और नशो नुमाए सब्ज गुले से बहार में, नशो नुमाए सब्ज गुल से बहार में, शादाबियों ने घेर लिया है चमन तमाम। शादाबियों ने घेर लिया है चमन तमाम।
वाह वाह। और इनका बहुत मशहूर शेर आप याद रखिए, शेर दरअसल है वही हसरत, सुनते ही दिल में जो उतर जाए। शेर दस्त शेर है, दरअसल है वही हसरत, सुनते ही सुन, दिल में जो उतर जाए। सुनते ही नहीं दिल में जो। आती नहीं आती तो उनकी याद महीनों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। अक्सर याद आते हैं। क्या आईने बात है। में वो देख रहे थे बहारे हुस्न, आईने में वो देख रहे थे बहारे हुस्न, आया मेरा ख्याल तो शर्मा के रह गए। आया मेरा ख्याल तो शर्मा के रह गए। वाह क्या बात है। अच्छा खालिद भाई, वो थोड़ा सा कलाम वो वाला हो जाए जो आपने ओपनर में डाला था, चुपके चुपके रात दिन, जो लोगों को पता भी नहीं होता है, और बहुत सारे लोगों को तो मेरे ख्याल से मालूम भी नहीं होगा कि ये हजरत मोहानी का कलाम है। बहुत लोगों ने सुना है, हर जगह, हर ढाबे, हर दुकान पे ये चला करता था एक जमाने में। इसीलिए मैंने उसको नहीं सुनाया कि वो सारे लोग ही उसको सुन सुन के गुलाम अली ने इतना मशहूर कर दिया है। सुन तो चुके हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि वो जो है हजरत मोहानी का कलाम है। हाँ, बहुत चुपके बहुत। चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। तो तुझसे मिलते ही वो तेरा बेबाक हो जाना मेरा, तुझसे मिलते ही वो कुछ बेबाक हो जाना मेरा, और तेरा दांतों में वो उंगली दबाना याद है। लेकिन खालिद भाई, इसका इशारा क्या तसव्वुफ की तरफ है, या ये? नहीं, ये इनके इनिशियल दौर की शायरी है, इसमें कुछ हकीकत भी है इसमें, जो पुराने लोग बताते हैं उसमें। अच्छा। इनके इनके एक भतीजे थे जो इनका इंतकाल हो गया, मतलब मौलाना इकरामुल हसन साहब मोहानी, उन्होंने भी इसकी तरफ इशारा किया है, और खालिद हसन कादरी साहब ने भी लिखा है कि ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस था मोहान का, अच्छा उसके सिलसिले अच्छा। में। हाँ, ये ज़ात उन्होंने इस सिलसिले तो में ये किया। पर्सनल लाइफ से एफिलिएटेड कुछ ना कुछ एक एफिलिएशंस थे जिसके ऊपर ये लिखा था उन्होंने कलाम। जी अच्छा, तो श्री कृष्ण वाला थोड़ा सा हो जाए, या कुछ तसव्वुफ पे थोड़ा सा कलाम हो जाए, उसके बाद फिर आगे का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर जाएंगे। जी हाँ। मैं सोचता हूँ कि मैं मुख्तसर इनके आपको वो वाकया बता दूं जो चंद इनकी कलंदराना मिजाज से ताल्लुक रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि अब एक इन्होंने दीवान छपवाया 1936 में, तो कहने लगे साहब इसका पैसा जो है वो जामिया मिल्लिया को दे दिया जाए। मतलब अपनी हालत आप देखें, और जामिया मिल्लिया को सारा इन्होंने पैसा दे दिया। अपना एक हिस्सा इन्होंने फिरंगी महल में मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब, अब्दुल बारी साहब के उर्स के लिए वक्फ कर दिया। एक हिस्सा अपने जद्दे अमजद जो मोहान में थे उनके लिए वक्फ कर दिया, और एक हिस्सा जो है उसने अपनी बेटी को हिस्सा दिया। सही। और आप इन्होंने अपनी डायरी जो इनकी है ना, उस डायरी में ये लिखा हुआ है कि 15 अगस्त 1947 को राजा राजगोपालाचारी जो थे, उन्होंने एक दावत रखी शाम को। उसमें लिखा है इन्होंने कि हम उसमें पहुंच नहीं पाए क्योंकि आई डिड नॉट गेट एनी कन्वेंस। ये दिल्ली जाते थे, एक बहुत पुरानी सी एक मस्जिद थी, बल्कि वो शिकस्ता मस्जिद कही जाएगी, ये वहीं हमेशा रुकते थे। और अखबार फैले हुए हैं चारों तरफ, एक झोला है, झोले में एक कंबल है, एक तकिया है, और उसी में खत खतूत हैं, उसी में अखबार हैं। जब पार्लियामेंट जाना हुआ तो सारा सामान उठाया, समेटा, उसी झोले में डाला और चले गए। पुराने जमाने का चश्मा, वो पुरानी एक अचकन, उसमें 2 बटन सामने के टूटे हुए, और जूते का भी कुछ हिसाब किताब नहीं। मौलाना अब्दुल हक ने लिखा है, मैंने देखा शायद उसमें कभी ब्रश लगा ही नहीं था। आप लाहौर में शौकत थानवी से मशहूर गुजरे हैं, हमारे मज़ाह नगार लखनऊ में, उनसे स्टेशन डायरेक्टर ने कहा कि आप जाके मौलाना हसरत साहब को ले आइए कानपुर से, और उनकी एक गजल रिकॉर्ड कीजिए। मौलाना शौकत थानवी कानपुर गए और इनके घर के पास गए, पूछा तो लोगों ने कहा वहाँ एक मस्जिद है, दुलारी की मस्जिद, उसी के पास में उनका मकान है, आप वहां जाके पूछ लीजिए। ये मस्जिद गए और पूछने लगे तो एक साहब पानी भर के मटके में निकल रहे थे। उनसे पूछा कि भाई हमको मौलाना हजरत मोहानी क्या जाना है, कहाँ? तो उन्होंने कहा मैं ही हजरत मोहानी हूँ, चलिए घर पर बैठिए। सही सही। और तो इस तरह से बहुत इनका वो था। लखनऊ में इनको जब बुलाया गया, मैंने आपको जिक्र किया कि ऑल इंडिया रेडियो में जब लखनऊ रेडियो स्टेशन में बुलाया गया तो इनको एक चेक दिया गया 200 रुपए का कि आपकी खिदमत में पेश करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये क्यों 200 रुपए किस बात के? मैं तो रेलवे स्टेशन तक पैदल आया कानपुर में, वहां से मैंने बोली वहां 3rd क्लास का टिकट मैंने खरीदा कानपुर से लखनऊ का, जो 13 आने का था, और उसमें चूंकि इतनी भीड़ थी, 3rd क्लास में सफर करते थे, उन्होंने इतनी भीड़ थी तो सीआईडी वाले इनके साथ लगे रहते थे। तो इन्होंने सीआईडी वाले से कहा कि भाई तुम ही यार कुछ हमको सीट दिला दो। तो उन लोगों ने जो बर्फ खाना था जिसमें बर्फ रखे रहते थे उसमें इनको जगह दिला दी। तो मैंने उसमें सोता हुआ आ गया, फिर जब स्टेशन उतरा तो आपकी गाड़ी आ गई,
वो मुझे स्टेशन ले आई, तो मेरे 13 आने खर्च हुए, आप मुझे 13 आने वापस दे दीजिए, मैं क्या करूंगा 200 रुपए। तो सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, ये सारे उनकी लाइफ के बिल्कुल ट्रेट्स थे, और जो हमेशा उनके साथ जो है इसी तरह से चलते रहे। कभी पैसे से ना उनको मोहब्बत थी, एक ऑनेस्ट लाइफ थी, और इसी तरह से मेरे ख्याल से खालिद भाई ने बड़ा मौलाना नवाब साहब ने एक बार पूछा भी था कि मौलाना व्हाई डू यू ट्रैवल ऑलवेज थर्ड क्लास, व्हाई डू यू ट्रैवल इन थर्ड क्लास। यानी ये खिलाफत कॉन्फ्रेंस में एज ए प्रेसिडेंट जा रहे थे बॉम्बे, तो फर्स्ट क्लास में मौलाना मोहम्मद अली की जो वालदा थी बी अम्मा, सेकंड क्लास में सफर कर रही थी, वो मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली जा रहे थे, और ये खिलाफत कमेटी के प्रेसिडेंट थर्ड क्लास में सफर। तो मौलाना मोहम्मद अली ने कहा उसमें आ जाइए, बी अम्मा वाले में। उन्होंने कहा नहीं मैं उसी में जाऊंगा, उसी में गई। तो इतना मशहूर हो गए थे कि किसी ने पूछा इनसे कि मौलाना व्हाई डू यू ट्रैवल ऑलवेज ट्रैवल इन थर्ड क्लास, तो इन्होंने बोला बिकॉज देयर इज नो फोर्थ क्लास, बिकॉज देयर इज नो फोर्थ क्लास। अगर उससे भी रद्दी कोई जगह होती तो हम उसमें जाते हैं, हम क्यों जाएंगे थर्ड क्लास। That's a common spirit that he want to connect with the people on ground. He don't want he was the only parliamentarian who did not accept any allowance. He did not stay any house allotted by government. He did not have any telephone as a parliamentarian. मतलब कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसी मिसाल नहीं पेश की जा सकती। आप टूटी हुई वही मस्जिद में रहते थे, वहीं से पार्लियामेंट जाते थे, वहां से होते थे, आ जाते थे। तो सब कॉन्टिनेंट में अगर कहें आज के दौर में, इन टुडेज इंडिया एंड पाकिस्तान, समटाइम्स सम पॉलिटिशियन यूज दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स एज अ टोकनिज्म और एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ देयर लाइफ, बट दिस वाज इन रियलिटी डन बाय हजरत मोहनी इन हिज डेज। हमारे नाना मरूम भी जो थे वो कानपुर में रहा करते थे उस वक्त, तो उनका भी बयान है कि एक मरतबा एक रिक्शे वाले को कोई पुलिस वाले पकड़ ले गए, तो उसकी बीवी भागती हुई आधी रात को ही, तो आप उठ के चले गए थाने में, तो पूरा थानेदार भी खड़ा हो गया कि भाई आपको आने की जरूरत क्या है यहाँ पे, हम उसको छोड़ दें। निहायत इनका एहतराम था, जिस महफिल में ये जाते थे और जिस जगह पर ये बात करने खड़े होते थे, लोग सब इनका एहतराम करते थे। यानी जो एक असराना इन्होंने दिया था, जवाहरलाल नेहरू साहब ने एक हाई टी दी थी पार्लियामेंट में शाम को, तो उसमें भी ये बड़ी देर में मगरिब के बाद पहुंचे। तो जब ये आए हैं तो सारी महफिल इनकी तरफ मुतवज्जे हो गई। वहाँ बड़े बड़े राजे महाराजे पार्लियामेंटेरियन दीगर लोग थे, लेकिन सारी महफिल आपके पास आके बैठ गई और आपसे पूछने लगी आपके हाल चाल, खैर खैरियत, और सब चुस्त जुमले और मजे की बातें, शेर व शायरी हो रही है। ऐसा लग रहा है सारी महफिल इनके लिए ऑर्गेनाइज की गई है। हर जगह हर महफिल में खड़े होकर अपनी बात कह देना, ये हर आदमी के बस का नहीं। Qasim bhai has a question that do you think it is his taqwa, risk halal which made him powerful? How can we create such a character? ये इन्होंने लिखा है, इसका बयान भी इन्होंने किया है कि मेरे अंदर ये सब्र, ये बर्दाश्त, ये किरदार की जो पुख्तगी पैदा हुई है वो खालिस तसव्वुफ की वजह से है। जो मेरा ताल्लुक अल्लाह और रसूल से है, जो मैं उसमें पाबंदी से कायम हूँ, उसकी वजह से मेरे साथ ये हालात हैं कि मैं इन मुश्किल हालात से गुजर गया। वरना जिन हालात में मुझे जेल में रखा गया, जो परेशानियां, गुर्बत, पैसे की कमी, यानी आप ये समझे कि इनकी अवलीन जो इनकी वाहिद बेटी नईमा बेगम थी, उनकी शादी जिस रोज हुई है, ये सामान लेने कानपुर गए हैं और इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये अपनी बेटी की शादी में शरीक नहीं हो सके। इन्होंने फिर एक तार दी है मौलाना साहब को कि आप आगे जो इसका निकाह पढ़ा दें, तो लखनऊ से मौलवी फरंगी महल से एक बुजुर्ग ने आके फिर उनका निकाह पढ़ाया है। जिस परेशानी से गुजरे, लेकिन इन्होंने कभी उफ नहीं की, कंप्लेंट नहीं किया, अपनी जात के लिए कभी कोई फायदा नहीं उठाया और अपनी जात के लिए कभी शिकायत नहीं की किसी। ये एक बड़ी दिलचस्प, बहुत अहम बात है। अच्छा, और इनको जो है खिलाफत को निस्बत भी हासिल थी और इन्होंने 14 हज किए थे। 1933 से लेकर 1951 तक इन्होंने 14 हज किए। कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि ये बगदाद जाके अपनी वाइफ को वहां छोड़ा है, वहां से फिर बसरा गए, बसरा से बगदाद, फिर वहां से मोटर के जरिए मदीने शरीफ गए, वहां से वापस होके आए। मतलब इतनी दिक्कत, इतनी परेशानी, लेकिन इनका ये था कि साहब मुझे तो जाना है। डिफिकल्ट था, तब कन्विंस भी नहीं थे, और बाकी कैरावन रूट्स ऐसे थे कि कभी ऊंटों पे है तो कभी कोई टूटी फूटी गाड़ियों पे है। तो खैर खालिद भाई, कुछ इनका वो श्री कृष्ण से रिलेटेड जो कलाम है वो थोड़ा सा 2-4 मिसरे उसके हो जाएं। जी हाँ, एक्चुअली जो इनके पीरो मुर्शिद थे और उनका जो सिलसिला है वो एक्चुअली बाराबंकी में एक बहुत मशहूर बुजुर्ग गुजरे हैं, बासा में, शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी, 17वीं सेंचुरी के बुजुर्ग। उनके यहाँ भी ये बयानात मिलते हैं और उन्होंने भी कहा है कि जो अहले बातिन है वो श्री कृष्ण को अल्लाह ताला का, खुदा का एक पैगंबर मानते हैं और ये मानते हैं कि हिंदुस्तान में वो
अल्लाह ताला के एक मखसूस बंदे गुजरे हैं, बहुत अरसा पहले गुजरे हैं, लेकिन वो वाकई में एक अहले मारफत जो है, साहिब मारफत शख्स थे, उनका एहतराम करते हैं। तो जिस सिलसिले से ये वाबस्ता थे फिरंगी महल वाले, उनके यहाँ श्री कृष्ण जी का एहतराम हमेशा से चला। तो ये इनको बैकग्राउंड से मिला था उस सिलसिले में एहतराम। और मौलाना महमूद कादरी ने भी लिखा है कि इन्होंने उनको बयान किया था कि मैं वृंदावन भी जाता हूँ और मुझको वहाँ और फैज हासिल होता है। और इन्होंने अपने साथ दीवान में लिखा है हजरत कृष्ण अलैहिर्रहमा, हजरत कृष्ण कि जिन बुजुर्गों से मुझको फैज हासिल हुआ है उसमें श्री कृष्ण भी शामिल है। और जो गीता में इन्होंने बात लिखी है वो कर्म योग की लिखी है, जो एक्चुअली इस्लामी तालीम से बिल्कुल मैच करती है कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। तो उन्होंने उसको हाईलाइट करके लिखा है कि हम उससे बहुत मुतासिर हैं। तो इन्होंने श्री कृष्ण के ऊपर कहा है कि कहाँ छाए रहे गिरधारी, औरन मिल सुध बुध हमारी, रोवत धोवत तलपत बिलकत, बिरह की रैन गई कट सारी, जिया मा जाए बरखा रुत रुत हसरत, देख बदरिया कारी, मुँह पे रंग न डार मुरारी, बिनती करत हु तिहारी, पनिया भरन का जाए न देहे, शाम भरे पिचकारी, थर थर कांपत लागन हसरत, देखत है नर नारी। थर थर कांपत है लाजन हसरत, यानी शर्म के मारे हसरत कांप रहे हैं, देखत है नर नारी, और सारे मर्द औरत सब देख रहे हैं। एक ये भी था, पैगाम हयात जावेदा था, हर नगमा एक कृष्ण बांसुरी का, हर नगमा एक कृष्ण बांसुरी का, वो नूर सिया या की हसरत, वो नूर सिया या हसरत, सर चश्मे फरोगे आगी था। जी जी जी, सर चश्मे फरोशे आगी था। तो खैर खालिद भाई, और इनका एक मशहूर जो मैं आपको, जो बहुत अक्सर लोग उसको करते हैं कि आंखों में नूर जलवे बेकैफ व कम है आज खास, आंखों में नूर जलवे बेकैफ व कम है खास, जब से नजर पे उनकी निगाहे करम है खास, कुछ हमको भी अता हो ए हजरत कृष्ण, इकलीम इश्क आपके जेरे कदम है खास, हसरत की भी इकलीम इश्क यानी द डोमिनियन ऑफ लव वो आपके अंडर, तो मोहब्बत से कुछ हमको भी आता हो, हसरत की भी कबूल हो मथुरा में हाजिरी, सुनते हैं आशिक पे तुम्हारा करम है खास, यानी आशिक लोगों पे, मोहब्बत करने वालों पे आप करम करते हैं, कुछ हमारी भी तरफ भी हो जाए। खालिद भाई, ये तो उनका एक अदबी सफर, लिटरेरी सफर, शेर व शायरी का मामला काफी डिस्कस हो गया। मथुरा का नगर है आशिकी का, दम भरती है आरज़ू इसी का, हर जर्रा है जर्रा जमीन है गोकुल। जी अच्छा, अभी आज को बहुत अच्छा है, ये सुना दे आप। जी जी जी, मथुरा का नगर है आशिकी का, दम भरती है आरज़ू इसी का, हर जर्रा सर जमीन है गोकुल, दर्रा है जमाले दिलबरी का। इसकी जरा तशरीह कर दें, दर्रा है जमाले दिलबरी का लोगों के लिए। जर्रा है जमाले दिलबरी का होगा, जर्रा है, हाँ जर्रा है जमाले दिलबरी का, जी जी बिल्कुल। बरसना ओ नंद गांव में भी, देख आई हैं जलवा हम किसी का, देख आए हैं हम जलवा किसी का, किसी का जी जी जी। तो खैर खालिद भाई, हाँ मथुरा की नगर है आशिकी का, सही है। मथुरा का नगर है आरजू उसी का, हर जर्रे सरजमीने सरजमीने गोकुल, दर्रा है जमाले दिलबरी का, यानी इवन डिजायर asks for that place, and each grain of Gokul's dust bears the beauty of the heart stealer. Heart stealer माने कृष्ण जी। To Barsana we went, and Nandgaon too, and witnessed there someone's beauty. The melody emerging from Krishna's flute was a message beckoning to eternal life. Was it some dark thing, Hasrat, or the fount of ever increasing knowledge? यानी वो नूरे सियाह था कि हसरत, सर चश्मा फरोगे आगही का, वो कालिक जो दिख रही थी, स्याही दिख रही थी, वो नूर है इल्म का और फरोगे आगही का।
गांव, दो जगहों का जिक्र है, बरसाना का और नंदगांव का। बरसाना और नंदगांव। एक आए हम भी जलवा किसी का। तो ये अपनी हाजिरी और अपना जिक्र, जो ये प्रेजेंस वहां जाते थे, अपनी जो जो भी इनकी विजिट्स होती थी, उसको इन्होंने एक मेटाफोरिकल वे में या एक स्पिरिचुअल वे में उसको प्रेजेंट किया है मेरे ख्याल से। जी, तो खालिद भाई अब हम लास्ट अपने सेक्शन में पहुंचते हैं। 1 घंटा 6 मिनट करीब हमारी गुफ्तगू हो गई है और सवालात को भी हमने ले लिया। तो लास्ट पॉइंट ये है कि जाने से पहले 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक तो इनकी जो 1947 जनवरी से लेकर 1949 तक एक सिलेक्टेड डायरीज थी, और उन डायरीज की काफी अहमियत है, क्योंकि जमाल मियां से लेने के बाद फ्रांसिस रॉबिन्सन ने लंदन यूनिवर्सिटी के 3 साल पहले उसको रिसर्च की और उसको ट्रांसलेट किया, और उन डायरीज को मुख्तलिफ पहलू पे बीबीसी के साउंड क्लाउड पे भी वो अवेलेबल है एज अ ऑडियो वर्जन। एनीबडी हु वांट टू लिसन वो फ्रांसिस रॉबिन्सन की लिख सुन सकता है। ब्रिटिश लाइब्रेरी ने अपलोड किया हुआ है उसको। तो उन डायरीज में खास बात ये है कि एक तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा है, और उसकी बैकग्राउंड में ये एक अपनी जो भी इनकी पॉलिटिकल हैसियत थी, एक लेजिस्लेटिव मेंबर स्टेट में थे, फिर सेंटर में थे, एक नुमाया शख्स तो थे ही, और मुख्तलिफ पहलू से फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। तो एक मेलनकली है, शिकायतें हैं, और कहीं ना कहीं ये वो दौर देख रहे हैं कि पार्टीशन हो गया और ही स्टूड विद इंडिया और हिंदुस्तान के साथ है, लेकिन साथ साथ उनको लग रहा है कि ये जो सब कुछ हुआ उसमें बहुत सारे लॉसेस ह्यूमन लाइफ्स के हुए, और खास तौर से हैज अ लार्जर पेन फॉर द सफरिंग्स ऑफ मुस्लिम्स दैट हैपेंड ड्यू टू पार्टीशन, और उसके ऊपर पूरी तरीके से वो मूव करती है। थोड़ा सा उस पर कुछ हम जिक्र करके आगे फिर उनके डिसेंडेंट्स पे बढ़ते हैं। तो ये दौर उनका 2 साल का है, करीब 1947 से 49 तक का जिक्र किया इन्होंने इसमें। जी 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 जी। आप कुछ पूछ रहे हैं, मैं सुन नहीं पाया। मैं बस ये कह रहा था कि थोड़ा सा हम लोगों को ये बताना चाह रहे थे कि फ्रांसिस रॉबिन्सन ने जो इनकी डायरीज को एलैबोरेट किया है, तो वो एक 2 साल का वक्फा है, स्पेशली January 1947 to 1949, the time when he stand as a freedom fighter and then he faces the brunt of partition, or it reflected the pain that happens all around, the suffering of human lives, and especially the suffering that was faced by the Muslims due to partition and when the whole chaos happened. जी जी जी, इसमें कोई शक नहीं है। And if anybody want to listen that diaries, they can just go on SoundCloud and see Hazrat Mohani diaries. In the voice of Professor Francis Robinson, it is available there, and they discuss a biographical accounts and other details also. Khalid bhai, इसमें कुछ ऐड करेंगे? Otherwise, we will move to our next part. That is about their descendants. That what is legacy presently about Hazrat Mohani's descendant present in India and Pakistan? जी, हज़रत मोहानी साहब की जो मैंने अर्ज किया कि उनकी जो पहली शादी हुई वो खानदान में हुई थी निशातुन्निसा बेगम से। उनसे उनकी एक बेटी हुई नईमा बेगम। तो नईमा बेगम की भी शादी 1923 में सैयद अब्दुल समी साहब जो थे, इनको हसरत मोहानी नहीं नुसरत मोहानी, नुसरत तखल्लुस उनको तजवीज़ किया था, वो पाकिस्तान के 51 में। तो फिर इनके इंतकाल के बाद वो लोग, नहीं उससे पहले ही उनकी बेटी जा चुकी थी वहाँ, तो ये वहीं रहे। फिर वहाँ इनके उनके नईमा बेगम के जो है वो कई बेटे वहाँ पर हुए, और अभी उनकी औलाद वहाँ रहती है नईमा बेगम की। उसके बाद अभी बल्कि कुछ अरसा पहले एक अजहर मोहानी साहब करके थे, उनको उनका बड़ा दर्दनाक जो है उनके साथ हादसा हुआ और उनका इंतकाल भी हुआ 2-3 बरस पहले, उनको मार दिया गया वहाँ पे। और असद मोहानी साहब ने फिर 3 बरस बाद 1940 में एक बेवा से दूसरा निकाह किया था, तो उनसे इनकी बेटी, दूसरी बेटी एक हुई थी खालिदा। तो उनका निकाह, उनकी शादी फिर एक दिल्ली में वकील साहब है नफीस सिद्दीकी जो मेयर थे, उनसे हुई थी। उनकी भी औलादें मौजूद है यहाँ पे, उनका भी इंतकाल हो चुका है। और मेनली इनके जो भाई थे, रूहुल हसन, मुबीनुल हसन, करीमुल हसन, ये जो भाई थे इनके, इनमें कुछ की औलादें जो है कानपुर में रहती हैं और कुछ फतेहपुर में रहते हैं। मोहान में कोई मौजूद नहीं है। इनका जो घर था वो एज स्कूल में उसको कन्वर्ट कर दिया गया, वो स्कूल तब्दील हो गया है। बाकी इनकी बहनों की औलादें भी कुछ यहाँ मौजूद हैं, कुछ बहन पाकिस्तान में मौजूद हैं। और इनकी यादगार कायम करने के सिलसिले में पाकिस्तान में कराची में हजरत मोहानी एक ट्रस्ट कायम किया गया, वो इनके
जो इनके दामाद थे अब्दुल समी साहब, नुसरत मोहानी, उन्हीं की कोशिशों का समरा और नतीजा। वहाँ उन्होंने उनकी सब किताबें छपवाई, उसका पूरा ट्रस्ट कायम किया, और बाद से किताबें स्कैन करके भी उन्होंने डाली, हुई इंटरनेट पे भी अवेलेबल, और पूरी यादगार उन्होंने कायम की, कुल्लियात भी शाये कराई, जमाल मियाँ से उन्होंने राब्ता करके वो पूरा एक बहुत बड़ा काम उन्होंने अंजाम दिया। 1986 में मेरे ख्याल में उनका भी इंतकाल हो गया। तो अब इनकी जो बेटियों की, इनकी बेटी की जो औलाद है पाकिस्तान में, वो मौजूद है, या इनके भाई की औलादें मौजूद, क्योंकि आपके बेटा नहीं था तो डायरेक्ट डिसेंडेंट मेल लाइन जो है वो खत्म हो गई, मेल लाइन की खत्म हो गई। तो इस तरह से खालिद भाई, वी हैड रिविजिटेड आई थिंक ऑन ऑल द एस्पेक्ट. हजरत मोहानी itself is a topic of research and many PhDs has been done on him, and from international scholars, from Indian scholars, from Pakistani scholars or South Asian scholars. So we cannot touch in a talk of 1 hour each and everything, but Khalid bhai, you have discussed I think all the details, putting a light on all the perspectives of his life. बस मैं अर्ज कर दूं कि इनको उर्दू शायरी में रईसुल मुतगज़्ज़लीन कहा जाता है, यानी उर्दू गजल को जिन लोगों ने बामे उरूज पे पहुंचाया इस 20वीं सदी में, जैसे फानी है, जिगर है, तो उन लोगों में इनका शुमार होता है, जो गिनती के 3-4 लोग हैं उनमें हजरत मोहानी का शुमार, और गजल में इमाम का दर्जा इनको हासिल था। So one of the masters of ghazal. मास्टर्स में थे। गजल की जबान को जो पाकिजगी है, जो शिरीनी है, जो लताफत इन्होंने बख्शी है, जिस किस्म की शायरी इन्होंने की है, वो पूरी अवेलेबल है आजकल रेख्ता में और दूसरी किताबें अवेलेबल। आप देखें, नई तरकीबें इन्होंने तराशी, जिस फनकाराना सलाहियत के साथ इन्होंने, जिसने सलीके से जबान को बरता है इन्होंने शायरी में, वो पढ़ने से ताल्लुक रखता है। और बड़े बड़े असातिज़ा मानते हैं कि गिनती के जो 3-4 लोग हमारे मॉडर्न उर्दू को, जिन्होंने गजल को उसका बामे उरूज पे पहुंचाया, उनमें इनका शुमार है। इनको 2 खिताब दिए गए, एक सैयदुल अहरार, एक रईसुल मुतगज़्ज़लीन। सैयदुल अहरार जो है वो हो गया कि हेड ऑफ द इंडिपेंडेंस, यानी जब इन्होंने खिलाफत कॉन्फ्रेंस में अनजुमन के साथ भी जो पंजाब में अहरार मूवमेंट चला था, उसमें भी इनकी बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट, एंगेजमेंट रही। बहुत इन्होंने रोल प्ले किया था खिलाफत कॉन्फ्रेंस में। उसमें भी जब ये वायसराय से मिलने गए थे, यहाँ खिलाफत कमेटी का कॉन्फ्रेंस जो डेलीगेशन गया था, तो उसने ये कहा था कि आप इस बात को इंश्योर करें कि वर्सलिस में जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था कि खिलाफत खत्म नहीं होगी, आप टर्की पे कुछ भी करें लेकिन हमारे खलीफा को आप टच नहीं करेंगे तो इंस्टीट्यूशन ऑफ खिलाफत कायम रहेगी। लेकिन तो वो डेलीगेशन गया था वो याद दहानी कराने के लिए, उसमें मौलाना हसरत शामिल थे, और ये साफ लिखा हुआ है कि उन्होंने वायसराय से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था, हाथ नहीं मिलाया था और बच के निकल गए। तो बड़े मतलब उनकी जिंदगी में जुर्रात, हिम्मत, किरदार, सादगी एक साथ है। गोया के बुजुर्गों की जो जिंदगी सीरत देखी जाती थी, बड़े बड़े सेंट्स की, वो उनके अंदर उनके किरदार में पाई जाती है। खालिद भाई, एक इसी तरह का सवाल यहाँ पे आया है, क्या हसरत के मशाइख में भी श्री कृष्ण जी से मुतालिक इसी तरह की आरा मिलती है जो हसरत की शायरी में है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, यही वजह है। मैंने उसको बहुत एलैबोरेट नहीं किया था, लेकिन जो आपके सिलसिले शाह अब्दुल रज़ाक बांसवी रहमतुल्लाह अलैह थे, उनके शागिर्दों में फिरंगी महल, जिनकी वजह से फिरंगी महल का दरस निज़ामी कायम है, मुल्ला निज़ामुद्दीन फिरंगी महली और अहमद अब्दुल हक फिरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह, ये सब बुजुर्गान उनके सिलसिले से वाबस्ता थे। और एक बहुत बड़ा वाकया उसमें मिलता है कि एक बार शाह अब्दुल रज़ाक साहब सिहाली आए। सिहाली वो जगह है जहां से, बाराबंकी में वो जगह है, वो टाउन है जहां से अंसारिया ने फिरंगी महल निकल के आए। एक्चुअली ये रहने वाले सब सिहाली के हैं, और वहां पर एक दुश्मनी में एक कत्ल हो गया मौलाना साहब का, मुल्ला निजामुद्दीन के बड़े भाई का। उसके बाद ये लोग आके लखनऊ में बसे, तो एक फ्रेंच बिजनेसमैन जो था उसका एक मकान था, तो औरंगजेब ने इनको ये अलॉट कर दिया। तो वो कहलाता था उर्फ आम में फिरंगी का मकान। फिरंगी मतलब एलियन, बाहर का आदमी, फिरंगी है ये। वो मकान जब इनको अलॉट हो गया तो ये फिरंगी महल का खानदान मशहूर हो गया। एक्चुअली रहने वाले सिहाली के हैं, बाराबंकी में एक सिहाली जगह है वहां के। तो वहां का एक बड़ा वाकया है कि वहां पर शाह अब्दुल रज़ाक साहब जब आए हैं तो मौलवी निजामुद्दीन और मौलवी कमालुद्दीन वगैरह सब वहां मौजूद थे। तो मौलाना मोहम्मद रजा साहब जो वहां थे, वो फातिहा पढ़ के लौट रहे थे, तो वहां उन्होंने देखा कि कुछ औरतें और कुछ आदमी वहां खड़े हुए हैं पेड़ के नीचे।
तो उन्होंने अपनी चप्पलें जो है जोर से पटकी ताकि देखें कि कुछ आवारा मिजाज लोग हैं जो रात के वक्त यहाँ चंद औरतें और आदमी खड़े हुए हैं, एक आदमी खड़े, दो आदमी दिख रहे हैं और चंद औरतें हैं। तो उन्होंने चप्पल अपनी जोर से आवाज की कि ये लोग चले जाएं, मुंतशिर हो जाएं, डिस्पर्स हो जाएं। इमली का पेड़ था। तो लेकिन एक शख्स वहां इमली के पेड़ के नीचे जो खड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि तुम अपने पीर साहब को जा रहे हो वापस, तुम फातिहा पढ़ के पीर साहब जो आए ना उनको सलाम अर्ज करना। तो इससे मौलाना रजा साहब थे वो बहुत अजीब से, उनका तबीयत अजीब हो गई कि ये आदमी को हमारे पीर से क्या लेना देना। तो उसने कहा कि सिहाली में अब ये हाल हो गया है कि आवारा मिजाज लोग अब हमारे पीर को सलाम भेज रहे हैं। बहरहाल वो जब आए अंदर तो उन्होंने आके उसका जिक्र किया, तो हजरत से मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब बासवी से जिक्र किया कि बाहर ऐसे लोग खड़े हुए थे और उन्होंने कहा कि अपनी पीर को जाके सलाम अर्ज करना। तो ये कौन लोग थे? तो कहने लगे गुस्सा मत करो, ये जो बाहर जो साहब ने तुमसे कहा है वो मुरलीधर थे, वो कृष्ण जी हैं, उन्होंने मुझे सलाम भिजवाया है। तो इस तरह के वाकयात इनके यहाँ मिलते हैं। हाँ, इसी तरह हमारे लखनऊ में भी एक दरगाह है बहुत मशहूर खानका है काकोरी। तो काकोरी के जो फोरमोस्ट बुजुर्ग गुजरे हैं शाह मोहम्मद काजिम कलंदर साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने बहुत सा कलाम कहा है श्री कृष्ण की मोहब्बत में और उनके जिक्र। इसी तरह शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी के जिक्र में श्री कृष्ण का जिक्र बहुत मिलता है। मिर्जा मजहर जाना के खुतूत में बहुत सी ऐसी चीजें मिलती हैं जिससे मालूम होता है कि बुजुर्गान दीन और सेंट्स जो थे वो श्री कृष्ण को एक अहमियत देते थे और उनको हिंदुस्तान का एक वली और बुजुर्ग मानते आए हमेशा से। सही। तो खालिद भाई अल-मुख्तसर कुछ इस डिस्कशन में फाइनल ऐड करना चाहेंगे, कोई कंक्लूडिंग रिमार्क ऑडियंसेस के लिए या जो लोग सुन रहे हैं, कुछ एक आखिरी पेशे लफ्ज? अब इसमें तो पेशे लफ्ज तो कुछ ऐसा खास नहीं है, लेकिन हमको ये याद आता है कि गुलाम रसूल मेहर जो हमारे उर्दू के बड़े जर्नलिस्ट और बड़े अदीब गुजरे, उन्होंने कहा था कि सदियां गुजर जाएंगी और लेकिन हम अब ऐसा शख्स न देख पाएंगे। उसकी वजह उन्होंने खुद लिखी, हाँ, ऐसा शख्स न देख पाएंगे और उसकी वजह भी ये है कि अब वो माहौल ही नहीं है जैसे जब जो ऐसे लोगों को पैदा करता, न वो माँ बाप, न वो माहौल है, न वो उस्ताद है, न वो दौर है। उनका कहना था कि वो सारी अलामतें ही गुजर गई जो ऐसे शख्स को पैदा करते। हम बहुत बड़े बड़े लोगों को देखेंगे आइंदा, लेकिन इस किस्म का शख्स जो अपने आप में एक पैराडॉक्स भी था, जो अपने आप में एक सेंट भी था, इतना बड़ा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था और बड़ा मतलब उन्होंने लिखा है कि मेरा मानना है कि अब चश्मे फलक अब इस तरह का आदमी दोबारा नहीं देख सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपका इंतकाल भी जब हुआ है मौलाना हसरत मोहानी का, तो ऐसे ही कि आप हज करने गए, हज से अपने मौलाना जमाल मियां से कहा है कि मुझे जल्दी वापस ले चलो और मुझे लखनऊ पहुंचना। आप रास्ते में चंद दिन के लिए अपनी बेटी से मिलने कराची में भी रुके हैं 15 रोज के लिए 1951 में। उसके बाद आप कानपुर आए, वहां से सामान लिया और कहा कि मुझे फौरन लखनऊ ले चलो। और लखनऊ ले जाने के बाद फिरंगी महल चले गए। फिरंगी महल में इनको ख्वाहिश थी कि जो मौलाना बाग मौलाना अनवार है वहाँ, जहाँ इनके सारे इनके जो पीर मुर्शिद हैं और इनके सिलसिले के तमाम बुजुर्ग वहाँ आसूदा है कि मुझे वहां पर मिट्टी मिल जाए। तो आप वहीं पर रहे और आपकी तबीयत खराब होती रही। जब डॉक्टर्स वगैरह आए हैं तो उनसे कहने लगे कि ये सब बेकार में आ रहे हैं। बहरहाल उन्होंने कहा कि ये मौलाना जमाल मियां के पास उन्होंने पहले से एडवांस में 150 रुपया इतना रुपया रखवा रखा था कि केमिस्ट को सारा पैसा मेरे सामने दे दो दवा का। इतना दे दिया गया था कि वो जब दवाओं के टोटल से ज्यादा पैसा उसके पास जमा करवा दिया। जमाल मियां का कहना है कि जब आखिर में हम गए रात को 3 बजे मेरे पास खबर आई है कि उनकी तबीयत खराब है, तो मैं पहुंचा हूं तो सांस उखड़ चुकी थी, दरूद शरीफ और कुछ चीजें पढ़ रहे थे और वहां कुछ लड़कियां औरतें रो रही थी। तो उन्होंने कहा कि ये कोई पहला काम हो रहा है दुनिया में, पहली बार ये काम हो रहा है। इन लोगों से कहो कि कोई पहली बार दुनिया में ऐसा वाकया हो रहा है, कोई आदमी दुनिया से जा रहा है, इनको चुप कराओ। और उसके बाद चंद लम्हे के बाद आपने आंखें बंद कर ली और आपका इंतकाल हो गया। और आपके इंतकाल के बाद आपको वही जगह मिली जिसकी आपने हमेशा ख्वाहिश की थी। और आपने अपने अशार में भी इसको कई जगह लिखा है। और कि मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब जो थे और मौलाना अब्दुल वहाब साहब जो इनको पीर मुर्शिद थे, वो उनके आसपास इनको जो है वो जगह मिल गई। ये खालिद भाई इनकी मैंने स्क्रीन पे प्रेजेंट कर दी है जो आपने पिक्चर दिखाई थी।
हसरत मोहानी यहाँ पे वफात और इनकी डेट दोनों लिखी हुई है 13 मई 1951। और यहाँ पे अच्छा ये हिजरी तारीख है और नीचे ग्रिगोरियन तारीख है। यहाँ शाबान का महीना लिखा हुआ है, 6 शाबान है, 1370 है, 1370 हिजरी, और वफात 13 मई 1951। तो इन्होंने एक शेर भी कहा था कि शायद जहां से हसरते दीवाना चल बसा, शायद जहां से हसरते दीवाना चल बसा, हाँ हाँ जभी तो चश्मे जुनू अश्क बार है। क्या बात है, क्या जभी तो अश्क जुनू अश्क बार है। और इन्होंने वहां मौलाना अनवार के बाग में दफन होने और अपने पीर के करीब रहने की लिए जो शेर कहे थे वो भी मैं सुना के खत्म करता हूँ। एक खलिश होती है महसूस रगे जा के करीब, आन पहुंचे हैं मगर मंजिले जाना के करीब, लखनऊ आने का बायस ये खुला आखिरकार, खींच लाया है दिल एक शाहिदे पिन्हा के करीब। यानी एक छुपे हुए शख्स के करीब जो आपको नजर नहीं आ रहा है, हम उसके करीब आ गए हैं। रोज हो जाती है रोया में जियारत हसरत, आस्ताने शहर रज़ाक है जिंदा के करीब। यानी ये जब आपको ये जिक्र कर दूं इसका कि जब आपको लाया गया फैजाबाद जेल से आपकी फर्स्ट कन्फाइनमेंट में, जब आप लखनऊ आए हैं तो रोज आना आपको रात में शाह अब्दुल रज़ाक साहब की ज़ियारत होती थी। ओके, रोज आना जब तक आप रहे, उसी का इशारा है कि रोज हो जाती है रोया में जियारत हसरत, आस्ताने शहर रज़ाक है जिंदा के करीब। यानी जेल से बहुत करीब है हमारे बुजुर्ग। हम तो जेल में हैं लेकिन हमारे बुजुर्ग हमारे लिए बहुत करीब। तो खालिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया इस बेहतरीन गुफ्तगू का। और बस आज के लोगों के लिए, आज की जनरेशन के लिए ये है कि किरदार के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, सादगी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, तालीम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, अपने हक के लिए, अपने मिशन के लिए डिसिप्लिन्ड वे में कोशिश करना इंसान को अजीम बनाता है। यही उनकी जिंदगी, यही हसरत मोहानी का एक मैसेज था। तो हम लोग इजाजत चाहते हैं आपसे। खुदा हाफिज, थैंक यू।